ये मैचअप्स कौन लेके आया था क्रिकेट में ज्यादा पता है? ये सबसे ज्यादा पॉपुलराइज इसने किया है वो ब्रैंडन मैकलम थे। सर डॉन ब्रैडन केम अप विद अ मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने बैटिंग ऑर्डर रिवर्स कर दिया। उन्होंने ओपन अपने नंबर 10 और नंबर 11 से करवाया। सीरियसली एंड नंबर 7 पे आके उन्होंने 270 रन मारे थे। तो ही सेड मैं पेसर्स खिलाऊंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा किसी ना किसी टॉप ऑर्डर बैटर से बॉल करवा लूंगा। तो गावस्कर आल्सो यूज्ड टू ओपन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर इंडिया बॉलिंग में। यस, गावस्कर हैज ओपनड फॉर इंडिया। एक दो ओवर कराते थे, बॉल पुरानी होती थी और स्पिनर के हाथ में आ जाती थी। उन्होंने एक डेजिग्नेटेड फिनिशर का रोल देना शुरू किया और वो दिया एक यंगस्टर को जो भी वर्ल्ड क्रिकेट में बिल्कुल नया था। एंड इमरान खान बैक्ड हिम अप लाइक एनीथिंग। हाउ वुड यू डिसलॉज अ लेजेंड लाइक राहुल द्रविड़ हु वाज गिविंग यू रिजल्ट्स फॉर ऑलमोस्ट 4 years एंड कोई फेलियर तो सेरा में आता ही नहीं था, उनका कुछ भी नहीं था। तो डबल सिंगल लेके तेंदुलकर को स्ट्राइक पे रखता रहेगा और फिर तेंदुलकर मारता रहेगा। तो जाते जाते ही सिग्नल टू द ड्रेसिंग रूम की हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और आज बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं। ये मेरी एक्साइटमेंट भी बता रही है ऑब्वियसली। एक तो कॉफ़ी और दूसरा टॉपिक। कॉफ़ी पी चुका हूँ तो इसलिए थोड़ा हाइपर एक्टिव हूँ। एंड सेकेंडली जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ कैप्टनसी ओवर द ईयर्स। अब ऑब्वियसली इसको बताने के लिए आ गए हैं हमारे लुधियाना के रह चुके कैप्टन मिस्टर दीपक गोयल। कैप्टनसी तो मैंने स्कूल लेवल पे भी नहीं की मेरे भाई। अच्छा, आप क्या मतलब आप में वो हार्दिक पांड्या वाली कैपेबिलिटीज नहीं थी? नहीं यार, आई वाज टू लेजी फॉर ऑल दिस। मेरे को होता था काम, मतलब कि बॉलिंग करो, बैटिंग करो, चिल मारो। वैसे वो मीम्स भी तो बनते हैं ना, फील्ड में कहीं हाइड हो जाओ। आपने मीम्स देखे हैं वो कि ऐसे दो प्लेयर खड़े हुए हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं जो लोकल क्रिकेट खेलते हैं कि भाई कि वी नीड टू चेंज आवर कैप्टन। यार मतलब अपनी चलाता, परफॉर्म भी नहीं करता, ये सब वो सब है। तो वो जाते हैं उसके पास कि यार भाई हमें लगता है यार हमें ना अपने टीम का कैप्टन चेंज करना चाहिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, कोई चक्कर नहीं। फिर बता देता हूँ मैं कि क्या क्या काम क्या होते हैं कैप्टन के। सबसे हर बंदे से पैसे इकट्ठे करना, बॉल के लिए, गियर्स के लिए, किट लेके आना, सुबह सबको उठाना कि भाई उड़ जाओ, ठीक है। फिर पिच के लिए परमिशन लेना, ग्राउंड के लिए परमिशन लेना, देखना सुबह जल्दी जल्दी पहुंच जाना ताकि तुम्हारी पिच पे कोई और ना खेलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और जब सुनते हैं पूरी लिस्ट पे कहते भाई नहीं कैप्टनसी नहीं चाहिए हमें, तू ही कर भाई, तू ही कर। मुझे ना एक चीज़ याद आ गई। देयर वाज अ टाइम लुधियाना में व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पे मैं एक ज़्यूरिबर्ग टोस्टमास्टर्स क्लब था। आई वाज अ मेंबर ऑफ दैट क्लब और मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल से। तो व्हेन आई केम बैक, तो मैं चंडीगढ़ में भी टोस्टमास्टर्स क्लब था, वहाँ गया तो आई गॉट इंस्पायर्ड कि यार लुधियाना शुड ऑल्सो हैव दीज थिंग्स। तो मैंने ऑब्वियसली टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल को ईमेल लिखी, आगे किट विट कर दी, मेंबरशिप शुरू। अब 20 बंदे लुधियाना में जो पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्टेड है, इकट्ठे करने बहुत मुश्किल। तो लिटरली मैं अपनी गाड़ी लेके घूम जाता था और मतलब वो से बस नहीं होती वैसे बंदे पकड़ के लेके आता था। आई थिंक आपको भी याद होगा, शायद आपको भी पकड़ा था। मेरे को भी घसीट लिया था। मुझे याद है बिकॉज 2013 तक तो आई वाज एक्टिव, आई क्लियरली रिमेंबर। तो वही कहानी, वैसी फीलिंग आ गई पूरी। बीबीसी की ग्रामर वाली जो आती थी ना बीबीसी, बस उसके बियॉन्ड इंग्लिश आती नहीं थी हमें, और वहाँ पे खड़े करके हमें इंग्लिश बुलवा रहे हैं। स्पीचेस, इवैल्यूएशंस। हमने अच्छे खासे 3-4 मिनट बर्बाद कर दिए अपने मेंबर्स के। अब नाउ लेट्स शिफ्ट। यार यही चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं कि कैप्टनसी इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। कई लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं। चक्कर क्या है, आप सोचो कि हम आज जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ लोगों के एक्शंस हैं आउट ऑफ द ब्लू, और उनको भी पता होता है कि जो हम कुछ करने वाले हैं उनके रेपरकशंस कैसे हैं, वो अगले आने वाली सेंचुरीज तक डिस्कस होने वाले हैं। मतलब विल गो बैक टू 1932, ऑब्वियसली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बॉडी लाइन। अब आप ये सोचो कि आज हम ऑलमोस्ट 100 साल बाद भी उसे एक बेंचमार्क मान के चलते हैं क्रिकेट में कि चेंज द वे cricket was played, rules were changed, the camaraderie between the players was changed, everything. Because आप सोचो कि जगलिस स्टालिन को इस तरह से मतलब बनाया गया था कि आपने मतलब डॉन ब्रैडमैन और उनकी पूरी टीम को नेस्ता नबूद कर देना, बिकॉज ये हमारी प्रेस्टीज की बात, क्राउन की प्रेस्टीज की बात हो गई है। द क्राउन इज अंडर थ्रेट, ऐसी वाली कहानी थी। और जब जो लारवुड हैं वो बाउंसर्स और शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे, जब एक एक करके वो बैट्समैन फोड़ रहे थे, तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड्स थे उनकी बाउंड्री पे पुलिस लगा दी गई थी, बिकॉज क्राउड वॉज इरिटेटेड। मतलब एक टाइम तो ऐसा हुआ कि क्राउड ने 3 मिनट कॉन्टिन्यूअस बू किया था। तो जगलिस जाजीन और लारवुड वहाँ खड़े हैं और लारवुड कहते हैं अपने एक और प्लेयर को कि यार अगर क्राउड अंदर घुस गई ना तो ये मिडिल स्टंप मेरा,
लेक्सम तेरा कि अदरवाइज और कुछ तो हो नहीं सकता, इसी से बचेंगे, एक तू उखाड़ लेना एक मैं उखाड़ लूंगा, दिस विल बी आवर सेल्फ डिफेंस. तो जस्ट इमेजिन इट वाज ऑलमोस्ट अ वॉर लाइक सिचुएशन एट दैट टाइम. ठीक है ना. और ऐसा तो है नहीं है कि मतलब इसका मतलब चीज़ें प्रेस्टीज पे नहीं थी. तो वहाँ पे डोनाल्ड ब्रैडमैन को 100 के एवरेज से 53 तक लेके आना इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट जो आज भी डिस्कस होता है कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ये कैसे हुआ होगा. ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हुई, डिसग्रेस में गई, इतना कि लारवुड ने तो रिटायर होकर वहीं ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे वो. और ही बिकेम गुड फ्रेंड्स विद डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑल्सो लेटर ऑन. को लगा कि यार ये मेरे साथ धक्का होगी. इनिशियल प्लान वाज ओनली टू make this plan against Donald Bradman because he was equipped also for that kind of मतलब इस स्ट्रेटजी जो आज तक हुई नहीं थी, उसके बाद भी आप ये समझो कि आपकी 53 की एवरेज है, तो इसका मतलब आप तब भी कितने बड़े बैट्समैन थे कि आपके अगेंस्ट एक प्लॉय बनाया गया. और कहते हैं कि लारवुड की पेस भी, ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट एवर टाइप्स ही थे वो भी. पर ये एग्जैक्टली इस स्ट्रेटजी में डगलस जार्डिन ने करा गया था, मतलब क्या प्लान था? यार लेग साइड ट्रैप का हमने डिस्कशन किया था पहले भी फास्ट बॉलिंग एवोल्यूशन पॉडकास्ट में कि 1911 का प्लॉट था, ऐसा नहीं था कि नया था, कि आप 6 फील्डर्स लेग पे लगा दो, उसके बाद जब बंदा डिफेंस भी करने जाएगा शॉर्ट बॉल को तो कैच ही आएगा ना, और क्या होएगा. दैट्स व्हाई रूल वाज चेंज कि आप बेसिकली जो स्क्वायर होता है उसके पीछे वाला जो एरिया होता है, जो आपका फाइनल लेग एरिया होता है, वहाँ 2 से ज़्यादा फील्डर अलाउड ही नहीं हो सकते. ये रूल तब से आया. तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि बार ऑब्वियसली अब आप सोचो कि जगदीश जार्डीन इतने एक सेलिब्रेटेड बंदे थे, सब थे, उनके फादर भी मिलिट्री में नहीं थे, लॉयर थे एंड ऑल. मुंबई उस टाइम पे बॉम्बे की पैदाइश, मतलब एक मिलिट्री स्कूल से, बड़ा हार्ड अर्नड रेपुटेशन वाला प्लेयर. पर आज भी आई थिंक मतलब उनको डिस्कस किया जाता है सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाता है. एंड देन जब उसके बाद एक एशेज हुई 1936-37 में ऑस्ट्रेलिया में दोबारा, तो इंग्लैंड वेंट देयर विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट दे डिड देयर. एंड फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती, इसमें ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 58 ऑल आउट हुआ था. अच्छा. ब्रिस्बेन में डोनाल्ड ब्रैडमैन उस इनिंग्स में डक पे आउट हुए थे. ये बॉडीलाइन सीरीज से अगली ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 1936-37, उसके बीच में तो ऑब्वियसली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ऐसे चलता है ना, तो उसके बीच में एक बार इंग्लैंड में ही होगी 2 साल बाद, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो अगली सीरीज हुई. एंड देन सिडनी में भी टेस्ट मैच था, वहाँ पे भी सिमिलर सी कहानी हुई. ऑस्ट्रेलिया वाज बंडल्ड आउट फॉर 80 और उसमें भी डोनाल्ड ब्रैडमैन डक पे आउट हुए थे. तो 2 बार डोनाल्ड ब्रैडमैन को डक पे गया. तो 4 इनिंग्स, जो पहले 2 टेस्ट मैचेस, एक में इनिंग्स डिफीट थी, एक में ऑलमोस्ट 150 रन से हारे थे. उन दोनों मैचेस के बाद जो डोनाल्ड ब्रैडमैन थे उन्होंने 120 स्कोर किया था, 38, 82 और 2 डक्स, 30 की एवरेज से. और मेलबर्न हुई तो पिच वाज अ बॉलर फ्रेंडली पिच. ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड डोनाल्ड ब्रैडमैन सेड कि हम तो बैट करेंगे. बैटिंग शुरू हुई, 181 for 7 थे, बारिश आ गई. और उसके बाद पिच उस टाइम कवर्ड तो होते नहीं थे, तो अनकवर्ड पिच पे तो वो बिल्कुल अनप्लेबल सी कहानी हो गई थी. इट बिकेम इवन वर्स. तो रो के वो 200 पे 9 पे आए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जबकि इट वाज अ बिलो पार टोटल स्टिल बिकॉज दे वांटेड इंग्लैंड टू कम इन. इंग्लैंड आई, इंग्लैंड 76 for 7 हो गई. अब उनको लगा यार कि तो इंग्लैंड ज़्यादा ही जल्दी खत्म हो गई, अभी ऑल आउट हो जाएगी तो हमें दोबारा बैटिंग करनी पड़ जाएगी. और अगर दोबारा इस विकेट पे बैटिंग करने आ गए तो समझ ही नहीं आएगा यहाँ पे होगा क्या. और 5 टेस्ट मैच की सीरीज में आप 2-0 डाउन थे, तो बेसिकली आप कम बैक करने की अगर नहीं कैपेबिलिटी दिखाओगे तो यू आर डन फॉर द सीरीज. आपका एशेस गया और फिर तो बैकलैश एंड ऑल थिंग्स वर गेटिंग हॉस्टाइल एट दैट टाइम ना. वैसे ही उसके बाद तो वर्ल्ड वॉर ही शुरू होगी. सोचो कितना कुछ चेंज हुआ. तो जो उस तरफ सर गबी एलन थे जो इंग्लैंड के कैप्टन थे, उनको भी स्ट्रैटेजी समझ आ गई. तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने अपनी टीम को कहा कि आप वाइड बॉल्स करनी शुरू कर दो, हमें बैटर आउट ही नहीं करने. तब भी 76 for 9 हो गए कुछ मतलब टाइम निकल गया. फिर उसमें अब जो गबी एलन थे उनको भी लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है. उन्होंने 76 for 9 पे डिक्लेयर कर दिया कि आ जाओ भाई बैटिंग करने. ओ भाई. अब वो पिच किसी भी एंगल से एक कंजूसिव फॉर बैटिंग तो नहीं थी. दिस इज व्हेन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन केम अप विद अ मास्टर स्ट्रोक. उन्होंने बैटिंग ऑर्डर रिवर्स कर दिया. उन्होंने ओपन अपने नंबर 10 और नंबर 11 से करवाया. Seriously. And this is not the only instance. It was done later also. तब वो फ्रूटफुल नहीं रहा था, पर इस बार उन्होंने, और क्या हुआ, टेल खेल गई. उस दिन पूरा टेल खेल गई, पूरा रात निकाल गई, मतलब वो ऑब्वियसली इवनिंग निकाल गई. और अगले दिन फिर
सन 1 निकल गया, पिच बेटर हो गई, डोनाल्ड ब्रैडमैन खुद नंबर 7 पे बैट करने आए थे एंड नंबर 7 पे आके उन्होंने 270 रन मारे थे. तो इट इज द हाईएस्ट स्कोर एवर बाय नंबर 7 बैटर. हाईएस्ट स्कोर 270 कौन मार लेगा यार नंबर 7 पे आके. एंड 6 विकेट पार्टनरशिप के लिए आई थिंक 350 समथिंग रन हुए थे. ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 560 समथिंग, ऑलमोस्ट 650 का टोटल उनको मिला था इंग्लैंड को चेज करने को. इंग्लैंड बुरी तरह हार गई और इस मूव से इंग्लैंड इतनी डिमोरलाइज हो गई कि अगले 2 टेस्ट मैचेस से बुरी तरह हारी, एक तो 150 रन से और एक इनिंग्स डिफीट से. तो 2-0 डाउन होके ऑस्ट्रेलिया वॉन द एशेस 3-2. क्या हुआ? और सोचो, आप एक कैप्टन के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप जितने मर्जी बड़े बैटर हो, जो मर्जी हो, बट जस्ट थिंक यू इन द मिडल ऑफ अ सीरीज जस्ट आप नीचे लगे हो पूरे. इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेंडिंग लक्ष्मण टू नंबर 3 वाला जो ईडन गार्डन में हुआ, उससे भी बड़ी चीज कि आप इमेजिन करो इंग्लैंड बॉलिंग के लिए तैयार है और वहां देख रही है कि नंबर 10 और नंबर 11 बैटिंग करने आ रहे हैं. क्राउड के लिए क्या होगा? इट मस्ट बी अ बट ऑफ ऑल जोक्स कि पागल हो गए, इतने डर गए, ये क्या है वो क्या है. एंड दैट मास्टर स्ट्रोक चेंज द एंटायर गेम. पिच जिस पे 100 मारना मुश्किल था, उस पे मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि आई थिंक 564 वाज द स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स. 564 तक वो पहुंच गए उस विकेट पे और आई थिंक 689 का टारगेट मिला था इंग्लैंड को. तो just look at the sheer brilliance of the man to think out of the box in the middle of a series जहां आप already 2-0 down हो और आपको दिख रहा है कि यहाँ defeat means हम done है, खत्म है गेम, हमारा कुछ नहीं हो सकता. वहां पे ऐसा audacious decision लेना which was never even heard of. और क्रिकेट ना बहुत तब तक बड़ी ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही ओल्ड स्कूल क्रिकेट थी. मतलब 1936 में you can't expect people to do these things, right? And 36-37 में ये ऐसे वाइल्ड डिसीजन तो आज भी नहीं लेते लोग. आज भी नहीं. आपको भी सोच सकते हो ये चीज, जबकि मतलब एक ओडीआई में एक पिंच हिटर भेजा किसी ने, तब भी उसको लेके कितना क्रिटिसिज्म क्या क्या नहीं होता. इट्स लाइक हम आईपीएल में नारायण को ओपन कराते हैं, उस पे 4 क्वेश्चन उठते हैं. उस टाइम पे सोचो ये हुआ. आपने बैटिंग ऑर्डर पूरा ही रिवर्स कर दिया उन्होंने. खुद डोनाल्ड ब्रैडमैन नंबर 7 बैट करने आए थे. मतलब क्या लेवल है ये. तो उसके बाद सोचो इंग्लैंड तो डीमोरलाइज ही हो गई उनको, क्योंकि यार ऐसी चीज के बाद क्या होता है ना, इट्स लाइक सिंपल सी चीज है. अब एक सोचो, एक इंसान जो बहुत रिमोट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड पे रहता है, वो एकदम से आर्मी ट्रक देखेगा तो उसके दिमाग में क्या परसेप्शन बनेगी कि कोई पक्का से ड्रैगन या कुछ आ गया या कोई राक्षस आ गया, क्योंकि उसने तो जिंदगी में कभी ट्रक क्या किसी फोटो भी ना देखी हो मान लो, तो उसके लिए तो कॉम्प्रीहेंड करना पॉसिबल ही नहीं है ना. इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऐसी चीज है कि जब अलेक्जेंडर ने जो पर्शिया पे अटैक किया था, तो दे यूज्ड टू बिल्ड ब्रिजेस वेरी क्विकली. अलेक्जेंडर वाज ब्रिलियंट एट दैट. उनकी इंजीनियरिंग मार्वल्स नेक्स्ट लेवल की थी. सम पीपल से द डरायस की जो उस तरफ आर्मी थी, उनको ब्रिज दिखा ही नहीं. दे कुड नॉट सी इट बिकॉज आपकी इमेज परसेप्शन नहीं है ना, आपकी मसल मेमोरी नहीं बनी हुई. तो दे कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड दैट समथिंग इज गेटिंग built and coming towards them. This is like a documented fact that some people have written कि army on the other side could not see the bridge coming because उन्होंने कभी ऐसी सोची ही नहीं थी कि चलती फिरती आर्मी ब्रिज बना कैसे आ जाएगी. तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के लिए इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट कि हाउ टू रिएक्ट टू सच अ सिचुएशन कि हम एक सीरीज में इतना आगे और हम बुरी तरह टेस्ट मैच हार रहे हैं. 750 तो नहीं चेज हो सकता यार, मतलब चांस ही नहीं है. एंड दिस इज लाइक दैट्स व्हाई, मतलब हम बहुत बातें सुनते हैं सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बारे में, पर आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग पिवटल मोमेंट्स इन हिज करियर बिकॉज जितना बॉडी लाइन डिस्कस होता है उतना उनका ये ऑडेशियस डिसीजन डिस्कस नहीं होता. और ये ज्यादा ऑडेशियस है, ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है. तो इसीलिए मुझे था कि इसे डिस्कस कर. इस स्ट्रेटजी की वजह से नाइट वॉचमैन कॉमन हुआ होगा. नहीं, तब भी नाइट वॉचमैन का भेजने का फिर भी कल्चर था थोड़ा बहुत. यस, पर ये नहीं था. ये तो खैर, पर हाँ, नाइट वॉचमैन का ज्यादा कल्चर ऑस्ट्रेलियंस ही लेके आए हैं. और ऑब्वियसली ये भी मतलब एक्चुअली में द टर्म नाइट वॉचमैन ऑल्सो बिकेम पॉपुलर ऑफ दिस थिंग बिकॉज कि टेल को आपने भेजा था ताकि आपके ओपनर शील्ड रहे. हाँ, यू आर राइट, बिकॉज दिस एक्चुअली में ट्रिगर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट वॉचमैन. यस यस, उससे पहले एक दो बार ट्रायल हुआ था, बट द टर्म नाइट वॉचमैन केम आउट ऑफ दिस बिकॉज और एक तरह से वही हुआ ना, आपने नाइट वॉचमैन ही भेजा था. तो ब्रिलियंट था यार ये. और ऐसा नहीं था कहानी यहीं रुकी है, बहुत सारी चीज़ें और हुई हैं और बहुत ब्रिलियंट कैप्टन आए हैं. मुझे था कि एक इंडियन कंटेक्स्ट में भी बात करें. तो मिस्टर, आपने पिछले पॉडकास्ट में बोला भी था कि
पटौदी, नवाब अली पटौदी. बिल्कुल सही, मंसूर अली खान पटौदी. क्रिकेट इन हिज लेगेसी, फादर ऑल्सो यूज टू प्ले. मतलब पटौदी एक छोटा सा रियासत है, आई थिंक 50 स्क्वायर किलोमीटर जितनी है नॉल, अब तो हरियाणा में आ जाती है ऑलमोस्ट. तो आए ऑब्वियसली ससेक्स के साथ बहुत ज़्यादा काउंटी क्रिकेट खेले हैं, बहुत कुछ. फॉरेन एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, बट अ पर्सन विद अ पर्सनैलिटी. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई थिंक एट द एज ऑफ 21 और 22 ही लॉस हिज आई. उनकी एक आंख थी नहीं, कार एक्सीडेंट में चली गई थी. और उनका मेजर टेस्ट करियर उसके बाद आया, एक आंख के साथ. हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बिकॉज जस्ट बिफोर दैट एक्सीडेंट उन्होंने 4 इनिंग्स खेली थी, एक में 65, 65, 55, 108. और उस पूरे सीजन में उन्होंने डोमेस्टिक में आई थिंक कुछ 1200 समथिंग रन बनाए थे. अपने फादर का रिकॉर्ड तोड़ा था या 50-60 रन से रह गए थे, मतलब ऐसा कुछ था. मतलब वो इतना पुराना रिकॉर्ड चल रहा था. And after that, he met with an accident. Within no time, he came back and scored a brilliant knock against England. तो इंग्लैंड के कैप्टन ने पूछा भी था कि लाइक आई हैव नेवर सीन समबडी कम बैक फ्रॉम, एक आई खत्म हो जाए तो आप सोच रहे हो आपकी लेटरल विजन खत्म हो जाती है. मतलब गावस्कर ने इसका बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है. गावस्कर सेड कि ड्यूरिंग वन ऑफ द वर्ल्ड सीरीज मैचेस आई वाज अंडरगोइंग सम टेम्पररी प्रोसीजर, तो मैंने एक आंख बंद करके देखा तो मुझसे ग्लास नहीं उठाया जा रहा था. बिकॉज एक आंख आप बंद कर दोगे तो आप देखोगे आपका लेटरल विजन चेंज हो जाता है, तो चीज अलग जगह दिखती है, अलग जगह दिखती है. तो कहते हैं मतलब मैं आइसक्रीम कोन खाने की कोशिश करता तो आई यूज्ड टू एंड अप लाइक मेरे चीक पे जा रहा है, नाक पे जा रहा है, ऐसा हो रहा है. उसके साथ 150 के बॉलर खेल पाना विद इन लाइक 3 months और 4 months वाज इनसैनिटी. मतलब कहते हैं बहुत लोग हैं, इंग्लैंड में भी ऐसे लोग थे, काउंटी में बहुत बड़े प्लेयर थे जिन्होंने अपनी मतलब ऐसे कोई किसी ना किसी एक्सीडेंट का आई खोई है, बट दे वर डन, दे वर शैडो, पेल शैडो ऑफ देयर ओल्ड सेल्फ. एंड उसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट हैपेंड फॉर हिम. तो दैट्स व्हाट दिखता है कि मेंटली किस तरह की पर्सनालिटी थे. और बड़ी फेमस चीज़ है उनके बारे में कि वो अपने किटबैग नहीं कैरी करते थे. वो जो बैट पड़ा था ड्रेसिंग रूम में ग्राउंड के सबसे पास उठा के चल जाते थे बैट करने. तो एक बार तो आई थिंक आयन चैपल या ग्रेग चैपल ने उनसे पूछा था कि हर बार नया बैट क्यों लेके आते हो. ही सेड मैं तो अपने किट लाया ही नहीं था, मैं तो 2 ट्राउज़र, एक शर्ट और एक अपनी जो शेविंग किट है उठा के लाया था बस इंडिया से. वो तो जो ड्रेसिंग रूम के बाहर ग्राउंड के सबसे पास बैट पड़ा होता है मैं उठा के ले आता हूँ. एंड विद दैट ही स्कोर्ड लाइक 70s एंड ऑल समथिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन अ वेरी ट्रिकी सर्फेस. मतलब अलग आदमी, अलग लेवल के आदमी. एंड द थिंग दैट ही डिड विद इंडियन क्रिकेट वाज रेवोल्यूशनरी. क्योंकि उससे पहले ना हम टेस्ट मैच एक आधा उधर जीत गए हो पर हम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं सोचते थे. तो व्हेन ही बिकेम द कैप्टन, व्हाट ही चेंज इन इंडियन क्रिकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फील्डिंग स्टैंडर्ड्स पे बहुत काम किया. कवर रीजन में कहा जाता है कि नवाब पटौदी शायद वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड थे उस टाइम पे. तो उसे एकनाथ सोलकर और ऐसे ऐसे बड़े सारे फील्डर्स आए जो क्लोज इन में ओवरऑल काफ़ी तगड़े फील्डर्स हुए. एंड व्हाई दे वर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही केम अप विद अ वेरी ब्यूटिफुल थ्योरी कॉल्ड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. मतलब ये आई थिंक मैनेजमेंट पीपल कैन रिलेट टू इट. रेड ओशन, ब्लू ओशन. रेड ओशन इज समथिंग व्हेन यू गोइंग इनटू अ मार्केट व्हिच इज ऑलरेडी क्राउडेड, जो चीजें ऑलरेडी चल रही है. ब्लू ओशन इज योर ओन यूएसपी. आप बिल्कुल एक आई वुड से रेड ओशन जहाँ पे ऑलरेडी तलवारें चल चुकी, खूना खून हो रखा है, वहाँ आपके पास ऑप्शन ही नहीं बची है. एंड ब्लू ओशन इज समथिंग व्हिच इज स्टिल वर्जिन. आपको पता है कि वहाँ पे कोई कंसर्न नहीं, यू कैन इजीली पेनिट्रेट दैट मार्केट. तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही न्यू दैट वी कम फ्रॉम अ कंट्री जो पेसर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बट वी आर ब्रिलियंट विद स्पिन. तो ही सेड मैं पेसर्स खिलाऊंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, किसी ना किसी टॉप ऑर्डर बैटर से बॉल करवा लूंगा. तो गावस्कर ऑल्सो यूज्ड टू ओपन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर इंडिया. बॉलिंग में यस, गावस्कर हैज ओपनड फॉर इंडिया. 1-2 ओवर कराते थे, बॉल पुरानी होती थी और स्पिनर के हाथ में आ जाती थी. तो ही कंस्ट्रक्टेड अ ब्यूटिफुल स्पिन मशीनरी ऑफ इंडिया, जिनको हम क्वार्टेट, स्पिन क्वार्टेट बोलते हैं, जिसमें बिशंक बेदी, वेंकट राघवन, इरापल्ली प्रसन्ना एंड चंद्रशेखर ये आए. उनको बैक किया, उनको एग्रेसिव लेंस करने के लिए बोला कि बॉल फ्लाइट करो, विकेट्स के लिए जाओ, 2-3 छक्के पड़ गए, आई डोंट केयर. तो यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ क्लैरिटी टू पीपल ऑल्सो. आई क्लियरली रिमेंबर, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब गुंडप्पा विश्वनाथ आए थे पहली इनिंग में, ही गॉट आउट फॉर डक. तो ही वॉज वरिड कि मैं तो ड्रॉप हो जाऊंगा. तो पटौदी सेड डोंट वरी, यू आर गोइंग टू गेट बैक फॉर द एंटायर सीरीज. सेकंड इनिंग्स ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 137. सो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज फॉर हिम. तो दिस इज लीडर वाइब. हाँ, मतलब बहुत अभी मतलब
ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं यार कि जो राजेंद्र गुप्ता है, जो कभी खेले भी नहीं है इंडिया के लिए, जो डोमेस्टिक कितने बड़े लेजेंड रहे हैं, लोग कहते हैं कि टू मतलब बॉर्न इन रॉन्ग एरा. आई थिंक ही वॉज इन अ मूवी थिएटर और समथिंग, एंड पटौदी कुछ आगे थे और वो बिल्कुल लास्ट में खड़े थे. तो पटौदी को देख के वो खड़े हो गए. तो उनके साथ जो बंदे बैठे थे यार कि वो उनको तो दिख भी नहीं रहा होगा, तो आई आर डूइंग इट, किसी इज माई कैप्टन. तो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. और बिशन सिंह बेदी के मुंह से किसी के लिए रिस्पेक्ट निकलवाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इज लाइक वेरी हार्ड फॉट, वेरी यू कैन से स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन. और पता है उस टाइम पे रीजन क्या था? उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट वॉज वेरी क्लासिस्ट काइंड, मीन्स कि मुंबई सर्कल्स या जो राजा महाराजा के घरों से लोग हैं वही प्रायोरिटाइज होते थे. तो बिशन सिंह बेदी वॉज कमिंग फ्रॉम लाइक अमृतसर, जो मतलब अननोन सा क्रिकेटिंग सर्कल था, वहां से आके एक इंडियन टीम के अंदर जुड़ जाना, somebody who's not from that you can say elite वाली बात नहीं है, वो इतना easy नहीं होता था. तो that is where नवाब पटौदी broke those lines. So he made कि यार मुझे एक sense of nationalism चाहिए, मेरे लिए ये princely states ये सब ड्रामा नहीं चलता. For me it's my team and whosoever does well I'm going to back them up. So this is how उस time for that era it was very different to even imagine such things. So improved the fielding standards, became himself one of the best fielders in the world in the cover region. And लोग कहते थे कि उनके हाथ से सिंगल चलाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर वाला फंडा होता था. then एकनाथ सोलकर तो आपने शायद नाम सुना ही हो कि वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग फील्डर्स एवर इन द वर्ल्ड. उनको था कि अगर मैं अपने स्पिन को पोटेंट बनाना चाहता हूँ तो आई हैव टू बेसिकली मेक श्योर दैट ऑल द कैचिंग अपॉर्चुनिटीज कमिंग नियर बाय शुड बी टेकन. So that's why he constructed a beautiful, I think, army of cricketers, you can say, जो amazing fielders थे, amazing spinners थे, वो सब चीज़ें कि एक मुझे मैच विनिंग मशीनरी क्रिएट करनी है, और अनहर्ड ऑफ एट दैट टाइम. और फिर उन्होंने ऑलराउंडर्स को, जो इतने अच्छे बॉलर्स नहीं थे, उनको चांस दिया. आबिद अली ये सब की, और मेरे को तो बॉल पुरानी करानी है, थोड़ा बहुत एक आधा कुछ विकेट आ गई तो बोनस है, एंड देन आई रियली वांट माय स्पिनर्स टू टेक इट ओवर फ्रॉम देयर. तो अनहर्ड ऑफ. और उनके एरा में 80% बॉल स्पिनर्स करते थे. तो बेसिकली ब्लू ओशन, बिकॉज ये तो किसी के पास भी और वर्ल्ड में स्किल नहीं था ना उस लेवल का स्पिन का, एंड नोबडी हैज इवन ट्राइड इट. तो वी स्टार्टेड विनिंग विद दैट. ऐसा नहीं था हमने बहुत जीता. उनके एरा में हमने 19 टेस्ट मैच हारे हैं तो 9 जीते हैं, बट 9 इन दैट एरा वाज आल्सो अ बिग नंबर. उसमें से हम न्यूजीलैंड में अब्रॉड सीरीज जीते, उसके बाद अगली न्यूजीलैंड में सीरीज 2009 में जीते हैं. No doubt, New Zealand was like minnows of that era. They were just entering into cricket big time. But still यार, conditions तो बहुत alien ही थी. वहाँ पे अपने spinners को लेके जाना, उनके साथ जीतना. And we were still becoming competitive. ऐसा नहीं था, हम घर में जीतना शुरू हो गए थे and all. और उनका ऑस्ट्रेलिया में एवरेज 56 का था, खुद का विद द बैट, विद वन आई, मतलब एक आंख के साथ. ऑस्ट्रेलिया में उनका बैटिंग एवरेज 56 का था इन दैट एरा. और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे खासे खतरनाक डेंथ बॉलर थे, ऐसा नहीं था. ओनली बोगी टीम फॉर हिम फॉर वेस्ट इंडीज. और ये ना एक और बड़ा अमेजिंग सी चीज़ है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि ही वॉज जस्ट अ गुड कैप्टन विद स्पिन, कि उनको फास्ट बॉलर्स हैंडल करने आते ही नहीं थे. एक बहुत ब्रिलियंट सा मतलब एग्जाम्पल है ससेक्स की. वो 1966-67 में कैप्टनसी कर रहे थे, और गैरी सॉबर्स की टीम थी जो इंग्लैंड को रोन चुकी थी. इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा चुकी थी, इतनी स्ट्रांग टीम थी. उनको कैप्टन करते हुए ससेक्स की टीम की कैप्टनसी में मतलब नवाब पटौदी ने 2 दिन में उस फुल स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज टीम को हराया था. मतलब ऐसी टीम जहां वेस्ट इंडीज वाज ऑल आउट फॉर 123 एंड ससेक्स वाज 40 फॉर 6. तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जहां मतलब पटौदी जी को पेसर्स मिले, वहां पे ही वाज एबल टू रैप देम अप. और उसमें चार्ली ग्रिफिथ एंड ऑल जैसे बॉलर्स थे वेस्ट इंडीज के पास, जिन्होंने नारी कॉन्ट्रैक्टर का सर फोड़ा था, उनका करियर खत्म हो, जिसके कारण एकदम से 22-23 साल की एज में पटौदी भाई साहब को मतलब कैप्टन बनना पड़ा था. मतलब आप सोचो कि मतलब उस तरह के बॉलर्स, मतलब इन दैट एरा, हमने फास्ट बॉलिंग एवोल्यूशन के सालों की बात की भी है, एंड इन दैट टाइम ही वाज एबल टू लाइक 2 या 3 दिन में टेस्ट मैच जीत गया था ससेक्स, मतलब फर्स्ट क्लास मैच, एंड 9 विकेट से जीते थे. ऐसा भी नहीं था कि वो कन्विंसिंग विन, ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट ही है. मतलब और उस पीक, मतलब पीक तो नहीं कहूंगा, आई वुड नॉट से कि 75-76 वाली वेस्ट इंडीज थी, पर उस टाइम पे भी वेस्ट इंडीज काफी, गैरी सॉबर्स उनके पास, वेस्ली हॉल्स, ग्रिफिथ, मतलब वो पूरा मतलब भर के बैटर्स, लांस गिब्स, मतलब प्लेयर्स तो उनके पास लेजेंडरी थे. मतलब
इंग्लैंड हरा देती तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट ससेक्स हरा रही है जो एक डोमेस्टिक टीम है। इसका मतलब ऑब्वियसली उसमें वो भी अपने आप में, वो मैच ही अपने आप में एक पूरा पॉडकास्ट है। अच्छा, इतनी अमेजिंग स्टोरीज है कि हाउ ही बैक्ड हिज बॉलर्स, हाउ ही चेंज्ड द बैटिंग ऑर्डर्स, हाउ टू बेसिकली ही कंप्लीटली। ये तो फिर याद रख लेना, इस पे पॉडकास्ट बनता है। देखते हैं यार, कि पता नहीं हमारी ऑडियंस को कितना पसंद आएगा, देखते हैं। क्योंकि ही कंप्लीटली थ्रू वेस्ट इंडीज ऑफ देयर प्लान्स, मतलब इतना ब्रिलियंट उन्होंने करके दिखाया था। ये काफ़ी किया उन्होंने ये भी बैटिंग ऑर्डर्स एंड ऑल। अगर आप उनके एरा में देखोगे ना तो ज़्यादा बैटिंग, मतलब आप अब ये देखिए, मतलब जिनकी हम बात भी कर रहे थे, प्लेयर सूरती, जो एक इंडियन जो शेफील्ड शील्ड खेल रहे हैं, कल ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो उनका फर्स्ट से लेके 8 तक उन्होंने हर बैटिंग ऑर्डर पे बैट किया हुआ है। मतलब इस तरह का वो रखते थे कि मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब Gautam Gambhir of that era, I would say, thinking out of the box, and for that era, it was just not they were completely unheard of. किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है. Somebody can come up with these things also. So that's why मतलब his strategies, his spin bowling, trap, and फिर वो काम करा. 71 में अजीत वाडेकर took his legacy forward, and we won series in West Indies. We won series in England. 71 में मतलब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में जाके वहां सीरीज जीते थे. मतलब आप सोचो कि 71 के बाद हम दोबारा 86 में जीते हैं, और 71 के बाद हम वेस्ट इंडीज में तो दोबारा 2006 में जीते हैं. 71 से 2006 में नेवर वन इन वेस्ट इंडीज. और ऑब्वियसली 2006 में वेस्ट इंडीज वाज ऑन द डिक्लाइनिंग साइड, काफी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइनिंग साइड पे थे वो. तो मतलब आप ये सोचो, और इंग्लैंड को हमने 71 के बाद 86 में हराया, और 86 भी बहुत बड़ी मेमोरेबल विक्ट्री है. उसके भी बड़े सारे सूत्रधार, बड़ा कुछ है उस विक्ट्री के अराउंड भी. तो इस तरह की चीज उन्होंने कंस्ट्रक्ट की, कंस्ट्रक्टेड, मतलब यू कैन से ही वाज द गांगुली ऑफ आवर एरा, कि वी स्टार्टेड विनिंग फ्यू टेस्ट मैचेस बट सीरीज विन स्टार्टेड हैपनिंग लेटर ऑन. तो उन्होंने वो करके दिखा दिया कि उन्होंने क्योंकि ऑब्वियसली 71 इंग्लैंड सीरीज में चंद्रशेखर वाज वेरी पिवटल. आई थिंक इट टुक 6 for 38 और समथिंग. और इंग्लैंड में एक स्पिनर ऐसी कहानियां करके दिखा रहा है. और कितने लोग कहते हैं अगर चंद्रशेखर ना होते तो अनिल कुंबले ना होते, और अगर अनिल कुंबले ना होते तो आज के जितने हम क्विक आर्म एक्शन स्पिनर्स देखते हैं वो शायद होते ही ना. बिकॉज चंद्रशेखर वॉज एक्चुअली द पिवटल मोमेंट इन स्पिन बॉलिंग हिस्ट्री ऑल्सो, हु काइंड ऑफ ignited this revolution of quick arm action spinners. उससे पहले नहीं तो सारे ऐसे आते थे आराम से, लूपी, प्यार से एंड ऑल, वो वाला सारा. तो आप सोचो कि ये जो क्विक आर्म एक्शन के साथ स्पिन है, इट्स लाइक इन बिटवीन ऑफ medium pacer and it's a two-edged sword also, because if they don't get it right they can go for runs also, because बहुत predictable भी हो जाते हैं. And चंद्रशेखर के साथ भी यही होता था. The day he used to get his radar off, he used to go for runs like anything, पंजे टाइप्स वाली. और जब वो आते थे radar पे तो वो सेशन में मतलब मैचेस खत्म करने वाली कैपेबिलिटी रखते थे. मतलब इस तरह के थे. तो उनको बैक करना, हैंडल करना was not a piece of cake. तो was so beautifully done in that era, and that is why वो था कि captaincy and also the strategies that he was able to bring on table were like unheard of. Fielding important हो सकती है एक एशियन टीम के लिए, it was unheard of कि हम इन पे करेंगे, हम पेसर्स नहीं खिलाएंगे, हम उनके साथ बॉलिंग ऑलराउंडर्स खिलाएंगे, फास्ट बॉलिंग पुरानी बॉल करेंगे, और उसके बाद हमारा स्पिन क्वार्टर आके खा जाएगा ओपोजिशन को. तो इट्स लाइक कि जिस पे हम अच्छा वो करते हैं. और ऑब्वियसली उस चीज़ को धोनी ने भी किया, उस चीज़ को गांगुली ने भी किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे. फिर इस चीज से इंस्पायर भी हुए थे क्लाइव लॉयड. उन्होंने भी थोड़ा स्पिन हैवी कर दिया था वेस्ट इंडीज पर. देन 74-75 जो हमने वेस्ट इंडीज एवोल्यूशन पॉडकास्ट में बात की थी, कि जब वो इंडिया से हारे थे 400, आई थिंक 3 भी डिफेंड नहीं कर पाए थे, इंडिया 4 विकेट भी जीत गई थी. दैट वाज द टाइम व्हेन ही थॉट कि ये नहीं चलने वाला, अब मैं 4 फास्ट बॉलर्स लेके आऊंगा. आई एम गोइंग टू बिल्ड द ब्लू ओशन थिंग फॉर माई सेल्फ, कि हम ऑब्वियसली जिस जीन से ब्लेस्ड हैं, वी हैव ट्विच मसल्स, वी हैव मोर पावर, वी कैन जनरेट पेस. तो हम स्पिन पे नहीं जाएंगे, हम पेस बॉलर्स ढूंढेंगे. तो क्लाइव लॉयड वाज द गाय हु काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टेड अ कंप्लीटली डिफरेंट मशीन. पर वो इंस्पिरेशन यहीं से आई, उनको लगा कि अब मैं क्वार्टेट ऑफ फास्ट बॉलर्स बिल्ड करूंगा. इससे पहले ऐसे नहीं होता था कि 4 फास्ट बॉलर हिला रहे हो आप? बहुत रेयर, बहुत कभी भी नहीं. एक आधा स्पिनर तो डेफिनेटली होता था. तो ही वाज द वन की स्पिन में पार्ट टाइम से करवा लूंगा. लैरी गोम्स कर लेंगे, विविन रिचर्ड्स कर लेंगे, बट उल्टा कर दिया इन्होंने. तो इससे पहले एक स्पिनर तो जनरली होता ही था ना साइड में मिनिमम. और स्पिन का दौर था यार वो, मतलब आर्टिस्ट्री होती है स्पिन को, लगता था कि इंपॉर्टेंट है एंड ऑल. एंड जैसे वही जो नवाब पटौदी ने किया विद स्पिनर्स, ही डिड इट विद फास्ट बॉलर्स.
एंड इंस्पिरेशन वहीं से था कि यार नहीं वो काम कर रहा तो मैं ऐसे करूँगा. एंड ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ ने जो ऑस्ट्रेलिया में ड्रबिंग खाई थी 5-1 की, हमने काफ़ी अच्छे से अपने वेस्ट इंडीज़ वाले पॉडकास्ट में डिस्कस किया. दैट ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रिगर्ड कि यार ज़्यादा हो गया. एंड देन ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाट दे मैनेज टू क्रिएट, what the kind of fear they were able to instill into everybody's head. आज भी बात होती है उसके बारे में. आज भी बात होती है. आउट ऑफ एवरीथिंग जो उनका पेस क्वार्टेट था वो आज तक लोग डरते हैं. मतलब उस टाइम के उस एरा के जो प्लेयर्स हैं, जब वो उन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, वो उनकी आंखों में वो डर दिखता है. यार आप ये सोचो, जब डोनाल्ड ब्रैडमैन ने वो 1936-37 में किया था, उसमें ऑस्ट्रेलियन फॉल्कलोर में एक पूरा गाना है उसके ऊपर. Same is the case with West Indies. Same is the case with the quartet of spinners. Well, they kind of became the toast of the nation in multiple things. And we're talking about the countries who were even struggling to be on the world map. West Indies तो एक्चुअली में कंट्री भी नहीं है, हम बात भी कर चुके हैं. इंडिया को तो कोई काउंट ही नहीं करता था. तो बड़ी चीज़ें हैं इसलिए. और तो आई थिंक वेस्ट इंडीज पॉडकास्ट मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया व्हाट वेस्ट इंडीज वॉज एबल टू अचीव विद देयर फास्ट बॉलर्स. उसके बाद भी और बहुत सारी सी चीज़ें आई हैं, काफ़ी कुछ हुआ है. ऐसा नहीं है कि क्लाइव लॉयड ही थे जिन्होंने मतलब ये कहानी की. ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे लेजेंडरी कैप्टन्स आए हैं. ग्रेग चैपल हैं, जैसे वो अंडर आर्म बॉलिंग लेके आए वो पिक्चर में 1981 में. जस्ट किडिंग. एंड इंग्लैंड कैप्टन्स भी रहे हैं जिन्होंने एशेस में इन बॉथम को बहुत एग्रेसिव डिफरेंट वीज फॉर्मेशंस में फील्ड्स दिए हैं. वी फॉर्मेशन, डिफरेंट फॉर्मेशंस. सो ऑल दोज थिंग्स, एंगल्स, ये सब चीज़ें भी काफ़ी पिक्चर में आनी शुरू हुई. काफ़ी कुछ हुआ कि मतलब इट्स लाइक दैट कि लोगों ने इनोवेट नहीं किया, बिकॉज जैसे जैसे स्पोर्ट्स टेलीवाइज होना शुरू हुआ, द स्टेक्स वेंट अप. कैरी पैकर सीरीज ने वो किया कि हाँ दिस कैन बी अ मनी मिंटिंग मशीन ऑल्सो. मतलब तो आप इसे, और ओडीआई क्रिकेट के बाद तो चीज़ें और चेंज हुई और स्ट्रैटेजीज बिल्ड हुई. इसके बाद अब ये कह सकते हो, ये जो कैरी पैकर वगैरह आए, उससे पहले क्रिकेट वाज मोर लाइक अ पैशन देन अ करियर. काफ़ी लोग तो यार फुल टाइम टू बी ऑनेस्ट क्रिकेटर्स भी नहीं होते थे. जैसे आप कह लो कि नीदरलैंड्स एंड ऑल में सब में होता है. दे यूज्ड टू हैव अ डे जॉब ऑल्सो. इवन मैंने तो काफ़ी मतलब लेट तक भी ये देखा ही है. आप धोनी मूवी देख लो, उसमें भी यही था. मतलब नवजोत सिद्धू तो मैंने बताया है कितनी बार कि जब मैंने उनको खेलते हुए देखा है पर्सन, मतलब बिल्कुल लाइक सामने सामने, तो बैंक ऑफ पटियाला के लिए खेलते थे. तो ही वॉज अ मैनेजर इन बैंक ऑफ पटियाला. तो ही हैड अ डे जॉब बिकॉज उस टाइम इतना पैसा एंड ऑल थोड़ी था. तो उसके बाद ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली आना शुरू हुआ है. तो हाँ यार ये तो चीज़ें थी. प्रोफेशनलिज्म इन क्रिकेट केम अ लॉट लेटर. कैरी पैकर सीरीज को बहुत कंट्रीब्यूशन जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है. एंड कैरी पैकर सीरीज के कारण फिर जो 92 वर्ल्ड कप था, वहाँ एकदम से चीज़ें बहुत चेंज हुई. कलर्ड यूनिफॉर्म, लॉट ऑफ फैनफेयर अराउंड इट. वो शुरू 87 से हो गया था. वो एक तरह से आईपीएल मोमेंट था. एक तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में आईपीएल मोमेंट वाज कैरी पैकर सीरीज, एक तरह से कह सकते हो. या कह सकते हो कैरी पैकर सीरीज वाज इक्विवेलेंट टू आईसीएल. ओके. कि उन एक रेबल सीरीज which kind of triggered ICC to do something more. और अडॉप्ट करने में टाइम लगा. एंड 1992 वर्ल्ड कप वाज अ मार्वल. मतलब इट्स लाइक अ प्रॉपर शो था वो पूरा. कलर्ड यूनिफॉर्म्स, ये सब चीज़ें जो वर्ल्ड. आपने बड़े शौक से देखा होगा. मैं तो नहीं यार, तब तो 6 साल का ही था, तब इतना क्रिकेट से रिलेट नहीं करता था. पर देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट. द बेस्ट मेमोरीज आई हैव वो 96 के बाद की हैं. कुछ फेडिंग मेमोरीज 94 की हैं, पर 92 तो आई डोंट रिमेंबर. ऑब्वियसली माय मदर यूज्ड टू बी, बट मुझे नहीं याद है सच कि ऐसा कुछ एक विविड मेमोरी हो मुझे उस एरा की. तो 92 में कैप्टन्स ऑल्सो बिकेम वेरी इनोवेटिव. लोगों ने बहुत अच्छा सोचा. जैसे कि मार्टिन क्रो, और बड़े मतलब कम बात होती है उनकी. रिसेंटली अब तो कुछ साल हो गए. ही डाइड ड्यू टू आई थिंक कैंसर. तो उन्होंने फैब 4 प्रिडिक्ट किए थे कि जो रूट ये सब वो करके गए थे फैब 4. अच्छा. हाँ. तो ही प्रिडिक्टेड कि ये 4 लोग फैब 4 बनेंगे और डिफरेंट करियर्स में ऐसे इनकी कहानी चलेगी. सो व्हाट ही प्रिडिक्टेड वेंट राइट. तो न्यूजीलैंड क्रिकेट में काफ़ी बड़ा नाम है. 92 वर्ल्ड कप में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस आई. 15 ओवर्स के बाद फील्डर्स बाहर अलाउड होंगे. 15 ओवर्स के बाद सर्कल के बाद सिर्फ 2 फील्डर्स अलाउड होंगे. तो ये जो पावर प्ले वाला कॉन्सेप्ट था, दैट केम इन 92 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड कैप्टन्स वर लाइक अमेज्ड, क्या करें. तो न्यूजीलैंड के ग्राउंड रिलेटिवली छोटे हैं अगर हमें पर. और ऑब्वियसली जैसे 2015 वर्ल्ड कप में हुआ था, न्यूजीलैंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कप दे वर प्लेइंग इन देयर होम ग्राउंड ओनली.
ठीक है ना, फाइनल्स के लिए मेलबर्न खेलने जाना पड़ता है, जो ऑलमोस्ट 15 वर्ल्ड कप में वी हैव सीन. तो छोटे ग्राउंड्स में ही थॉट ऑफ समथिंग कि यार वाई डोंट आई प्रमोट अ पिंच हिटर एज एन ओपनर जो इनर सर्कल के ऊपर बस बॉल उठा के मारता रहे और रन आते रहेंगे. तो मार्क ग्रेटबैच was not a designated opener, not even a top order batter, was promoted as a pinch hitter, and he completely dismantled the bowling plans of every opposition. उनको किसी को समझ ही नहीं इस बंदे को बॉल कैसे करें. जस्ट लाइक नारायण, अगर नारायण आके करते हैं किसी को समझ थोड़ी आता है, इतने इतने आईपीएल तो पता ही नहीं चला. एंड दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, दीपक पटेल जो उनके ऑफ स्पिनर थे उनको पावर प्ले में बॉल करानी शुरू कर दी. तो अब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्पिनर बॉल कर रहा है, पेस भी नहीं आ रही बैट पे. अब लोग डर रहे हैं कि इनर सर्कल के ऊपर मारने की कोशिश करें कि ना करें. उस चक्कर में वो ऐसा नहीं था कि बहुत भर भर के विकेट्स आती थी, बट वो इकोनॉमिकल स्पेल्स निकाल जाते थे. तो टीम्स 15 ओवर में बहुत पीछे लग जाती थी. तो इन दैट अब ना आईपीएल के चक्कर में हमें ये चीज़ें ना बड़ी वो नहीं लगती कि अच्छा ये है वो, बट इन दैट एरा टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स इन अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप, वो भी होम वर्ल्ड कप. हम कितना सेलिब्रेट करते थे कि भाई अश्विन को लगा दिया पावर प्ले में. 1992 में मार्टिन क्रो कर चुके हैं. उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था. अनहर्ड ऑफ थिंग्स थी उस टाइम पे, एंड दैट काइंड ऑफ चेंज द वे क्रिकेट वाज प्लेड पोस्ट दैट. मतलब उसके बाद थी सनत जयसूर्या जैसे लोगों का करियर बना है. मैंने बिल्कुल सही, एंड देयर इज आल्सो स्टोरी विद दैट. अब हुआ क्या सेमीफाइनल्स में, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि मार्टिन ग्रो को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई एंड ही कुडंट टेक द फील्ड. और न्यूजीलैंड हैड स्कोर्ड गुड, आई थिंक 260 समथिंग के आसपास दे हैड put up. Then John Reid had to captain, और वो traditional captain थे, तो could not gather the courage to execute those plans like the way Martin Crowe used to think out of the box. And then Pakistan also went out of the box in that semi-finals. उन्होंने एक designated finisher का रोल देना शुरू किया और वो दिया एक youngster को जो भी वर्ल्ड क्रिकेट में बिल्कुल नया था. And Imran Khan backed him up like anything. वो भी एक बहुत legendary captain है, and that like मैं इस तरह से चलाऊंगा, यू हैव माई बैकिंग, डोंट वरी. और उस प्लेयर का नाम था इंजमाम उल हक, और उस सेमीफाइनल में ही स्कोर लाइक 36-37 बॉल्स में 60 रन इन दैट एरा. तो एंड द वे ही वाज बैटिंग, एंड वी ऑल नो इंजमाम मिडिल ऑर्डर के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर हैं ओडीआई के. मतलब उनको जो वो मतलब मानना शुरू होते हैं तो यार आपको समझ ही नहीं आ रहा होता. वो बिल्कुल वो रोहित शर्मा वाली एलिगेंस है उनकी कि आप you can just sit back and admire कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है बट हम कुछ नहीं कर सकते. तो that happened. तो सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान thought out of the box, न्यूजीलैंड could not and they won. पर आप सोच रहे हो गेम्स कितनी टाइट और कितनी स्ट्रैटेजिक होती थी. जब हम आईपीएल में ये पावर हाउसेस से देखते हैं कि परसेंटेज गेम से मैचेस जीते जा रहे हैं, एक एक रन पे फाइनल डिसाइड हो रहे हैं, वैसे ही मैचेस थे. फाइनल्स में इमरान न्यू की जो मेलबर्न है वहाँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ज़्यादा खेली है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मे बी इट विल नॉट बी दैट ईजी टू डिफेंड अ टोटल. और उन्होंने बहुत बड़ा टोटल भी नहीं किया था वहाँ पे. फिर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की, वो अपने 2 शागिर्द तैयार कर रहे थे रिवर्स स्विंग में. और रिवर्स स्विंग ना उस टाइम तक इमरान करते थे, वसीम सीख रहे थे, बट वसीम वकार एकदम बिल्कुल पोटेंट नहीं बने थे. उनका जो पोटेंसी वाला एरा है वो 92-95 के बीच में आया, जहाँ उन्होंने डेसिमेट की हैं ऑपोजिशन, मतलब ख़त्म की हैं. एंड मिडल ओवर्स में विद अ लिटिल ओल्ड बॉल एंड प्लस काफ़ी ड्राई कंडीशंस हैं मेलबर्न में भी, तो रफ टफ बॉल को वसीम अकरम को मिडल ओवर्स में दी. तो उन्होंने कंसेक्यूटिव बॉल्स पे एक पढ़ के एलन लैब को बाहर निकाली बोल्ड, और एक आई थिंक इफ आई रिमेंबर आई थिंक लुइस करने आए थे बैटिंग, उनको पढ़ के अंदर आई, वो भी आउट. कंसेक्यूटिव बॉल्स में 2 विकेट्स, और इंग्लैंड जो एक चेस को बॉस कर रहा था खत्म. और मतलब जीनियस ऑफ द मैन फॉर बैकिंग इट अप, एंड ऑल्सो द गाय हु एग्जीक्यूटेड इट, वसीम अकरम. तो दैट मतलब कहते हैं ना जो बड़े प्लेयर्स ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर जाते हैं बड़ी मैचेस में, फिर जो 100 साल तक डिस्कस होते हैं, वो मोमेंट क्रिएट. और इंग्लैंड वाज लाइक कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि हो क्या रहा है ये. मिडिल ओवर्स में बॉल इतनी मूव कर रही है. उसके बाद जब इंग्लैंड गए वो सीरीज में वकार और वसीम, तो एक बार तो मैंने बताया भी था कि इतनी कहानी हो रही थी कि सेशन ब्रेक में बॉल ही चेंज कर दी थी. मतलब बट द ग्लिम्पसेस ऑफ दैट हैपेंड इन दैट वर्ल्ड कप फाइनल. तो दे वर लाइक व्हाट द हेल, ये क्या हो गया. ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे वन द वर्ल्ड कप. और कोई किसी में एंगल से वो टीम दिख भी नहीं रही थी. उसके बाद कोई ऐसे कैप्टन आए भी हैं इमरान खान जैसे,
पाकिस्तान के लिए। वसीम अकरम खुद भी थे ऐसे कैप्टन, बोल्ड थे. ही ऑल्सो केम अप विद सर्टेन स्ट्रैटेजीज इन 99 वर्ल्ड कप. रजाक को वन डाउन लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी. फिर अगला वर्ल्ड कप 96, वहाँ पे आए हमारे अंजुरा रणतुंगा. उन्होंने 94 में ना सनत जयसूर्या में कुछ देखा कि यार बंदा सिर्फ बॉलर नहीं है. उस टाइम पे सनत जयसूर्या बेसिकली लोअर ऑर्डर बैटर थे. ही नेवर यूज्ड टू बैट इन टॉप ऑर्डर. 94 ही जस्ट सॉ कि यार इस बंदे में कुछ दम है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो उन्होंने रोशन महानामा के साथ उनको ओपन करवाना भेजना शुरू कर दिया 94 में. तो 96 आते आते रोशन महानामा फॉर इज स्लो स्टार्ट यूज्ड टू गेट क्रिटिसाइज. बड़े अच्छे बैटर बट पावर प्ले में फंस जाते थे, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म होती थी. तो 96 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले अर्जुन रणतुंगा सेड कि यार अपने मैनेजर्स के साथ, उस टाइम वॉटमर थे उनके कोच, डेव वॉटमर, उनसे बैठ के बात की यार कि और ऐसा कौन सा बंदा है कि अगर हम उनको भी ऊपर भेज दें. तो वहाँ ग्रेट बैच तो एक पिंच हिटर थे, 2 पिंच हिटर की बात हो रही थी कि जो आउट भी हो गए तो दे आर नॉट गोइंग टू बेसिकली पुट टू मच प्रेशर ऑन अस, बट इफ दे क्लिक दे गोइंग टू विन मैचेस फॉर अस. तो फिर कालू बिथारना जो उनके कीपर थे उनको ऊपर भेजा, क्योंकि तिलक रत्ने और महानामा दोनों डेजिग्नेटेड कीपर्स थे, उनसे कीपिंग नहीं करवाते थे. उनको था कि थके ना, बिकॉज अभी कीपिंग भी काफ़ी स्ट्रेनियस जॉब हो जाती है. फिर आपको मिडिल ऑर्डर में आके बैट करना है. तो देवर लाइक कि हमारा मिडिल ऑर्डर में अरविंदर डिसिल्वा, अर्जुन रणतुंगा, तिलक रत्ने, महानामा, मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो वो हम संभाल लेंगे. तो बट अगर टॉप पे कुछ हो गया एक्सप्लोसिव तो गेम चेंज हो जाएगी. एंड फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ने देखा उसे, उन दोनों को पागलों की तरह मारते हुए इंडिया के अगेंस्ट दिल्ली में. 271 आई थिंक इंडिया स्कोर्ड. सचिन प्लेड ब्यूटीफुली 137. एंड पावर प्ले में ये हाल हो गया था कि जो मनमोज प्रभाकर को इतनी मार पड़ी थी कि वो फास्ट बॉल से स्पिन कराने लग गए थे. ही एक्चुअली स्टार्टेड बॉलिंग स्पिन इन द मिडल ऑफ अ स्पेल कि फास्ट बॉल करूंगा, छक्की मारी जा रहे आदमी, जयसूर्या स्पिन करने लगे थे. दैट वाज इट. उनका करियर उस मैच से एंड हो गया. दैट वाज द लास्ट टाइम ही प्लेड फॉर इंडिया. अच्छा. तो मतलब 48 ओवर समथिंग में जीत गई थी श्रीलंका. एंड देन क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड का बुरा हाल किया सिमिलर स्ट्रैटेजी से. सेमीफाइनल में बैकफायर्ड ऑल्सो. सेमीफाइनल में पहले ओवर में जवल कृष्णा ने दोनों को निकाल दिया था. पहले ओवर में दोनों पिंच हिटर्स वर गॉन, बट तब भी श्रीलंका 251 फॉर 8 मार गई थी उस क्रम्बलिंग विकेट के ऊपर. और फिर उसके बाद क्या हुआ था वी ऑल नो. इंडिया तो 120 फॉर 8 हुआ था, बुरी तरह हारे थे. एंड ब्रिलियंट कैप्टन. नॉट ओनली दिस, द वे ही बैक्ड मुरलीधरन. मुरलीधरन ने 96 वर्ल्ड कप में कोई ऐसा नहीं कोई तबाही मचाई, बट ऑब्वियसली ही वाज माइजरली, तो वो रहता था. फिर वर्ल्ड कप से पहले वो स्टेटमेंट देना शेन वॉर्न के बारे में कि भाई ही इज़ अ वेरी एवरेज स्पिनर, क्योंकि ही न्यू. वो 1-2 दिन से स्टेडियम के चक्कर काट रहे थे लाहौर के फाइनल से पहले, एक या आई थिंक एक नाइट पहले से एंड ऑल, जस्ट टू चेक की ड्यू आती है कि नहीं आती है. एंड दैट्स व्हाई दे बैक्ड कि वे गोइंग टू बेसिकली चेज ऑन दैट ग्राउंड. और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी फाइनल्स में बैट फर्स्ट करके ज़्यादा खुश होती है. तो जो हमने 19 नवंबर 2023 को देखा ऑस्ट्रेलिया से, वैसा सिमिलर चीज़ हमारे अर्जुन रणतुंगा उस एरा में कर चुके हैं. उस एरा में बहुत ब्रेव बात होती थी यार कि मतलब ऑब्वियसली कैप्टन बड़े मैचेस में आप क्या सोचते थे कि बैट फर्स्ट करो एंड देन डिफेंड, एंड यू हैड बैटरी ऑफ स्पिनर्स, यू कैन डू दैट. ही सॉ कि यार यहाँ पे ड्यू है या ये तो, और हमें आज भी पता है कि लाहौर में ड्यू आ जाती है तो चेज कितना आसान हो जाता है. इन दैट एरा टू थिंक अबाउट दैट. और उसमें भी स्टार्टिंग में 2 विकेट जल्दी उड़ी थी, बट देन दे न्यू कि यार मिडिल ऑर्डर वंस द ड्यू विल कम इन, कुछ होना ही नहीं यहाँ पे. और शेन वॉर्न को इतना उन्होंने बेसिकली मेंटली तोड़ दिया था कि शेन वॉर्न स्टार्टेड बॉलिंग फुल टॉसेस टू अर्जुन रणतुंगा. मुझे से याद है उनको फुल टॉस का छक्का पड़ा था मिड विकेट के ऊपर से, बिकॉज वो इतना उनके दिमाग में घुस चुके थे ना कि शेन वॉर्न वांटेड टू प्रूव. और क्यों शेन वॉर्न डिसबैंड करने जरूरी थे, बिकॉज उससे पिछले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज वॉज लाइक आई थिंक 160 समथिंग फॉर 2 41 रन चाहिए थे, 8 विकेट हाथ में थे. वहाँ शेन वॉर्न खा गए थे उनको, वहाँ पे हार गई थी. वहाँ पे मोहाली में हुआ था मैच. और मोहाली में पता है कोई बहुत रैंक टर्नर विकेट तो नहीं है, इनफैक्ट वो तो पेसर्स को ही हेल्प करती है, हार्ड विकेट रही है हमेशा. वहाँ 205 they were chasing West Indies and 162, 164 for 2 थे. Chandrapal was going great guns, Lara was there and then suddenly they collapsed. 4 विकेट जीती वॉर्न ने. शेन वॉर्न मतलब इतने डेडली थे उस टाइम. देखो यार 96 सेमीफाइनल्स के मैन ऑफ द मैच, 99 सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच, 99 फाइनल्स के मैन ऑफ द मैच. तो अगर 96 और 97 जो बेसिकली वो 2 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, बिकॉज 90 तक तो वो खेले ही नहीं है. 2003 में तो वो बैन ही हो गए थे बिकॉज ऑफ जिनका
ड्रग एब्यूज़ का बैन था 2007 तक, तो रिटायर ही हो गए थे। तो 2 वर्ल्ड कप वो खेले हैं, 96 और 99। उनमें 4 बड़े मैचेस में 3 में वो मैन ऑफ द मैच थे। 12 विकेट्स थी। तो आप सोचो कि, और वहाँ पे समझना कि इस ग्राउंड पे किस बंदे को टैकल करना है, कैसे करना है। एंड ही न्यू दैट आई एम अ लेफ्ट हैंडर, मैचअप मेरा वैसे ही बहुत सही है। और उस एरा में मैचअप के बारे में सोचना कि शेन वॉर्न तो इनटू भी बोलेंगे और ड्यू भी आने वाली है, और प्लस इफ आई एम गोइंग टू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हिम ही माइट क्रम्बल। तो वही हुआ। तो ये ऑब्वियसली कैप्टनसी इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू डू ऑन द फील्ड, बट यू हैव टू आल्सो कंस्ट्रक्ट अ सर्टेन थिंग कि हाँ, कि आपने दूसरे ओपोजिशन को किस तरह से डिसमेंटल करना है। और बड़े इंस्पायर हुए लोग उनसे, ऐसा नहीं है कि लोगों ने किया नहीं। इंडिया ने 96 वर्ल्ड कप के बाद पिंच हिटर भेजना शुरू किया था, जवाहर श्रीनाथ। तो यूज्ड टू कम एट 1 डाउन। साउथ अफ्रीका के मुझे याद, उन्होंने टाइटन्स अपने 50-50 भी मारी थी। तो एक टाइम पे तो ये होता था, ओपनर के बाद 1 डाउन कौन आ रहा है, जवाहर श्रीनाथ, और वो रन भी मार रहे हैं। तो इंडिया को लगा हमें भी अपना जयसूर्या मिल गया। बट वो ज़्यादा देर चली नहीं कहानी। तो ये सब भी हुआ है। तो अपने अजहर का भी मेंशन करा हुआ है। हाँ, उन पे भी आता हूँ, डिस्कस करते हैं। उनका मतलब था कि बाद में भी रहे कैप्टन। तो एक और चीज़ थी कि इस चक्कर में रॉबिन सिंह भी प्रमोट हुए बाद में एज अ पिंच हिटर। 1 डाउन पे आते थे, जो हमने इवन अपने पॉडकास्ट में ढाका में 300 की चेस की बात की थी, कनेक्ट करने चौका मार के, वहाँ पे 1 डाउन रॉबिन सिंह ही थे जो गांगुली के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की थी। तो और ये तो फिर बाद में कैरी फॉरवर्ड बहुत हुआ है, इरफान पठान के साथ हुआ है, अगरकर के साथ हुआ है। गांगुली ने अगरकर को प्रमोट किया, इरफान पठान को प्रमोट किया 1 डाउन पे। धोनी वाज प्रमोटेड एट 1 डाउन, और वो तो फिर चलो अलग ही बीस्ट बन गए। वो हुई ना फिर चीज़ें, कल्चर तो वहीं से आया ना पूरा। तो कहानियाँ सारी सही थी यार, मतलब एंड इन बिटवीन हाँ, मतलब एक कैप्टन इंडिया के और बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो एक मैच है, मतलब एक 93 में ना, एक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की सिल्वर जुबली थी, तो इसलिए एक कप हुआ था, हीरोज़ कप। तो उसमें 6 टीम्स ने खेलना था, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, पाकिस्तान एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली श्रीलंका थी और शायद जिम्बाब्वे थी। ये 6 टीम्स थी। पाकिस्तान पुल्ड आउट, 93 वाज अ टर्बुलेंट एरा। उस टाइम पे बाबरी मस्जिद हुई, उस टाइम पे मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। तो इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस वर नॉट गुड एट दैट एरा, इन दैट एरा। तो पाकिस्तान पुल्ड आउट ऑफ दैट। तो 5 मैच टीम्स के बीच में हुआ, आई थिंक 7 नवंबर से लेके 27 नवंबर। तो 20 दिन का अच्छा खासा कप था। 6 टीम्स में तो आजकल ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है। तो आप सोचो कि इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंस। सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच था ईडन गार्डन्स में। ऑल द नॉकआउट्स वर प्लेड इन ईडन गार्डन ओनली। तो इंडिया ने बैट फर्स्ट किया, रो के किसी तरह से 195 स्कोर किया। इसमें अजहर ने 90 मारे थे 118 बॉल में। तो प्लेड दैट कैप्टन्स नॉक ऑल्सो। देन इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। स्पिनर्स उस विकेट पे काफ़ी काम करते। तो ईडन गार्डन विकेट उस एरा में हेल्प भी करती थी स्पिनर्स को। हमें पता 96 में तो क्या ही हुआ वहाँ पे। तो कुंबले के ओवर हो चुके थे, जडेजा वाज बॉलिंग हिज स्पिनर्स, उनका एक ओवर बचा था। एंड जवाहर श्रीनाथ का ओवर बचा था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, कपिल देव का भी ओवर बचा था। तो कपिल देव वाज आल्सो देयर। तो लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए तो 2 विकेट पड़ी थी। और जो मैकमिलन थे उनके बहुत गन ऑलराउंडर, वो 47 नॉट आउट पे खेल रहे थे और बड़ा अच्छा खेल रहे थे। एंड विकेट उड़ नहीं रही थी, तो क्लियरली लगा कि ये मैच तो निकल जाएगा। तो उस टाइम पे अजहर थॉट आउट ऑफ द बॉक्स एंड गेव सचिन द ओवर। और सचिन ने उस पूरे मैच में तक बॉलिंग नहीं की थी। एंड सचिन वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट अप फॉर इट कि हाँ दे दो, मैं तो करके दिखाने वाला हूँ। एंड उन्होंने उस ओवर में 3 रन दिए थे और इंडिया 2 रन से मैच जीत गई थी। तो जो चोकर्स का टैग साउथ अफ्रीका पे लगता है, वो उस एरा में भी देखा जाए तो मतलब पहले मिस्ट्री स्पिनर तो सचिन तेंदुलकर ही थे शायद। ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, कुछ भी कर देते थे मीडियम पे। वो तो मिस्ट्री बॉलर ही थे, यही नहीं पता था क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने ना उनकी पहले पुरानी फुटेजेस देखी थी पहले बॉल करते हुए। तो मैंने देखा यार ये बंदा तो मीडियम कराता है, मतलब वही सेम सौरव गांगुली टाइप्स बॉलर थे। तो फिर मैंने देखा यार ये बंदा लेग स्पिन करा रहा है। फिर मैंने देखा यार ये बंदा ऑफ स्पिन करा रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ कि ये ऑफ स्पिन कराते कराते भी एफर्ट बॉल मार रहे हैं। और एक फन फैक्ट, ओडीआई क्रिकेट में सचिन के पंजे 5 विकेट हॉल शेन वॉर्न से ज़्यादा है। शेन वॉर्न का 1 है, सचिन के 2 हैं। दोनों कहाँ हैं? कोची। अच्छा। एक बार पाकिस्तान का अगेंस्ट, एक बार ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट।
और गूगली तो उनकी इतनी मुश्किल थी हाथ से पढ़नी, चलो उस पर भी आते हैं बाद में। तो मतलब नई स्ट्रेटजी लेके आए, हाँ, और फाइनल्स में लगा दिया आपने, वो भी जिसने कराई नहीं बॉलिंग। फाइनल में बहुत कॉमन हुआ ना उसके बाद, सचिन से बहुत बार ओवर करवाया गया। सचिन ने खुद किया, सचिन ने ये टाइटंस कप मैच था मोहाली में, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इट वाज अ नॉकआउट मैच, जो जीतेगी उसमें से वो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट फाइनल्स खेलेगी। ट्राई सीरीज थी जस्ट आफ्टर वर्ल्ड कप के बाद ही था, जस्ट तो नहीं, मतलब अच्छा खासा टाइम, 6 महीने बाद वर्ल्ड कप से। तो वहाँ इंडिया हैड स्कोर 289, उसमें भी अजहर ने काफ़ी अच्छा किया था, आई थिंक 94 ही स्कोर्ड, और 93 और 94 उन्होंने मारे थे, एंड 284 फॉर 9 थी ऑस्ट्रेलिया। दे नीडेड 6 रन इन द लास्ट ओवर, और फिर रन आउट हुए थे सचिन की बॉल पे ही, सचिन ने लास्ट ओवर किया था। तो और भी ऐसा है, बहुत बार उन्होंने ऐसा की हैं चीज़ें। एंड फाइनल्स फिर हीरो कप का ईडन गार्डन्स में हुआ था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और वेस्ट इंडीज़ ऑफ 93 वॉज अ बीस्ट। इंडियन 225 मारे थे और अनिल कुंबले घुस गए थे, अनिल कुंबले ने 6 विकेट ली थी 12 रन देके, एंड वी वन दैट फाइनल्स बाय अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 102। तो उस एरा में अनिल कुंबले को अजहर ने बहुत ब्रिलियंटली यूज़ किया। तो अजहर एंड हमारे कोच थे अजीत वाडेकर, जो 71 के कैप्टन भी थे, उन्होंने मिल के एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया था इंडियन क्रिकेट के अराउंड कि हम 92 से 94 ऑलमोस्ट 14 टेस्ट अनडिफीटेड गए थे, जिसमें हमने पीक इंग्लैंड को भी 3-0 से हराया था। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी इसकी बात की थी। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, अजहर वैसे एक बहुत डिफेंसिव कैप्टन थे, बहुत एग्रेसिव कैप्टन नहीं थे, दैट्स व्हाई वी कुड नॉट डू मच आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया में ऑन दोज डस्ट बॉल्स ही यूज्ड टू बी सुपर एग्रेसिव। तो ही यूज्ड टू स्टीम रोल टीम्स, मतलब उन्होंने इतना ब्यूटिफुल अनिल कुंबले के राउंड हमारा स्पिन बॉलिंग, आई थिंक वो कह लो कि पूरा आर्मर क्रिएट किया कि जो धज्जियां उड़ा देती थी ओपोजिशन की, और कोई नहीं चल पाया उसके सामने, कोई भी नहीं। मतलब हमने तो कितने साल देखा कि वो डोमिनेंस हमारी रही है, कि मतलब हम जाके 2000 में साउथ अफ्रीका से हारे हैं सीरीज घर में, अदरवाइज हमें पूरे 90s में तो घर पे किसी ने हराया नहीं, कोई पहुंच ही नहीं पाता था आसपास। तो वो पूरा एरा में द वे ही यूज्ड अनिल कुंबले, द वे ही कंस्ट्रक्टेड अदर स्पिनर्स अराउंड हिम, बहुत ब्रिलियंट था। मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी लेस टॉक्ड अबाउट बिकॉज ऑफ हिज match fixing scandal, but the home dominance was constructed by Ajit Wadekar and Azhar in 92 till 96, और उसके बाद तो obviously फिर सचिन भी कैप्टन बने, उन्होंने भी सिमिलर लेगेसी कंटिन्यू की, फिर बाद में अजहर वापस आए, गांगुली ने भी सेम कहानी की, मतलब इट जस्ट वेंट लाइक दैट। धोनी सभी का वही सिमिलर कहानी रही। तो द इनिशियल कंस्ट्रक्शन हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, एंड मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट का इन पर्टिकुलर, या इवन वर्ल्ड क्रिकेट का जो एक पिवटल मोमेंट था वो 99 वर्ल्ड कप था, क्योंकि वर्ल्ड कप्स ऑब्वियसली उस टाइम पे सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट होते थे। 99 वर्ल्ड कप में डेटा एंड ऑल का यूज़ आना बहुत शुरू हुआ था, तो फिर हमने भी फॉरेन कोचेस, कैप्टन, काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस किए। सौरभ गांगुली इतने सेलिब्रेटेड कैप्टन क्यों हैं? एक तो उन्होंने यंगस्टर्स बैक किए हैं, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। मतलब हम 2001 बीजीटी को इंसिडेंट्स वाइज इंसिडेंट्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट दिस गाय डिड इन दैट एरा, बिकॉज वो तो हमारे ऑलमोस्ट ऑडियंस ने सबने लाइव देखा भी होगा। हिज कैप्टनसी वॉज ऑन द लाइन्स बिकॉज इंडिया मैच फिक्सिंग के बाद वो और बिल्ड ही नहीं कर पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया वॉज लाइक 15 टेस्ट मैचेस जीत के कॉन्टिन्यूस आ रही थी, दैट अनस्टॉपेबल जगरनॉट, दे हैड बिकम लाइक स्टीम रोल कर रहे थे सबको। इंडिया ऑलरेडी बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार के आई थी, अनिल कुंबले इंजर्ड थे, तो आप उस एरा में सोच सकते हो अनिल कुंबले के बिना होम टेस्ट सीरीज खेलना पाप था, जीतना तो मतलब अनथिंकेबल था, अनथिंकेबल लिटरली। तो हरभजन सिंह वाज साइडलाइंड इंडियन क्रिकेट में, और उस टाइम तक काफ़ी सारे बॉलर्स ऑलरेडी गांगुली ट्राई करके देख चुके थे, बहुत सारे, मतलब आई थिंक शरणदीप थे एक ऑफ स्पिनर, और भी थे एंड ऑल, बट नोबडी वाज एबल टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। मतलब just before BGT, Zimbabwe came to India and Andy Flower ने रिवर्स स्वीप मार के पूरे इंडियन स्पिन अटैक की धज्जियां उड़ाई थी। आई थिंक स्कोर 232 नॉट आउट और समथिंग ऐसा कुछ था, मतलब आउट ही नहीं होते थे इंडिया से। तो मतलब तो क्लियरली पता था कि एक तो उन्होंने टेम्पलेट दे दिया कि इन स्पिनर से अगेंस्ट स्वीप मारो, जो फिर आके मैथ्यू हिडन ने किया भी था, उस सीरीज में 500 रन मारे थे, और दूसरा उनको कैप्टन को दिख गया था कि इनसे विकेट्स नहीं होंगी, तो ये रिकॉल्ड हरभजन इनटू इंडियन टीम। एंड सेलेक्टर सेट की बहुत टेम्परेमेंटल बॉलर है, हम तो बैक नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली हरभजन वाज अ वेरी टेम्परेमेंटल पर्सन, वो अभी भी वी ऑल नो दैट कि वो चीज़ें रहती हैं उनके साथ। तो वी आर नॉट टैलेंटेड है बट वेरी टेम्परेमेंटल, एंड प्लस उससे पहले एक्शंस के कंसर्न भी आए थे, ये सब भी आया था। तो इफ़ ही बैकफायर्स इट बिकम्स अ जोक फॉर अस,
योर कैप्टनसी इज गॉन. तो he said ready, I'm ready to do that, I'm ready to compromise my captaincy, but I want this guy in my team. First test match हुआ, Harbhajan in first innings took 4 wickets. एक बार तो ऑस्ट्रेलिया फंस गई थी 99 for 5, but then counter attacking knock from Hayden and Gilchrist, मुंबई कुत्तों की तरह उन्होंने मारा और आई थिंक 10 विकेट से जीती थी ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे. स्टीम रोल ही कर दिया इंडिया को. बट चलो, हरभजन डिड अ सेविंग ग्रेस की 4 विकेट्स ली तो थोड़ा बहुत चल गई कहानी. फिर ईडन गार्डन्स आया, वहाँ तो ही टुक हैट्रिक इन फर्स्ट इनिंग्स एंड फिर भी रो के ऑस्ट्रेलिया पहुंची की टेल वेल के साथ खींच के 450 के आसपास, और हम 170 पे स्टीम रोल हो गए पूरे. देखी नहीं हमारी बैटिंग भी एग्जिस्ट करती है. मतलब मैंने सचिन तेंदुलकर को कभी मैकग्राथ का इस तरह से बनते नहीं देखा जो उस सीरीज में मैंने देखा था. मतलब ईडन गार्डन फर्स्ट इनिंग्स आई क्लियरली रिमेंबर, मैकग्राथ वाज बॉलिंग आउटसाइड, उन्होंने एक रिवर्स स्विंगिंग एंड पर मारी थी और वो उन्होंने अपील भी नहीं की थी LBW पे. मतलब वो आगे चलते गए थे ऐसा. मुझे वो सीन अच्छे से भूल ही नहीं सकता कभी लाइफ लॉन्ग, कि मतलब ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैंने इस बंदे को सेटअप करके आउट किया कि हाँ कुड नॉट अंडरस्टैंड. और सचिन ऐसे नहीं आउट होते. मतलब डेल स्टेन ने बोला हुआ है कि उस बंदे को पता होता था मैं क्या करने वाला हूँ. दैट मीन्स मेंटली इंडियन टीम वाज गॉन, खत्म. मतलब उनको खेलना ही नहीं था टेस्ट मैच. तो गांगुली ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी शुरू की थी. पहले तो फॉलो ऑन हो गया होगा. हाँ वो तो हुआ, पर उससे पहले उन्होंने जानबूझ के टॉस पे डिले आना शुरू कर दिया था. 5-5 मिनट ले जाते थे टॉस पे. हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम को चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए कि हमें बैटिंग मिलेगी, बॉलिंग मिलेगी, थोड़ी एंजाइटी बढ़े, बिकॉज दे वर टू ईगर टू विन दैट सीरीज ना, कि हमने तो जीतना है. अब ये सोचो कि मतलब इतने ईगर थे कि जब फॉलो ऑन दिया इंडिया को उन्होंने 171 के बाद, तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपना 3rd-4th डे का तो गोल्फ, आई थिंक 3rd डे 4th-5th डे का तो अपने गोल्फ का प्लान भी बना लिया था. गोल्फ वॉल खेलेंगे, चिल मारेंगे, इस टाइप वाला. और वे गेव फॉलो ऑन इसीलिए कि खत्म करते हैं मैच, वेले होंगे 2 दिन, चिल मारेंगे, सीरीज भी खत्म, सब कुछ खत्म वाला. और जबकि मैकग्राथ वाज लाइक अच्छा फिर बॉलिंग करनी पड़ेगी, और वॉर्न वाज लाइक अभी तो 25 ओवर करके आऊँ मैं. तो नहीं यार, खत्म करते हैं, इनसे कौन सा बैटिंग होनी है, बुरे हाल तो रखे हैं यहाँ पे इनके. तो उस टाइम पे गांगुली एंड जॉन राइट केम अप विद अ वेरी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी. जो लक्ष्मण थे ना, वो उस टाइम तक इंडियन टीम में कुछ भी नहीं थे. दो ही हैड स्कोर्ड 95 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन प्रीवियस BJT ईडन गार्डन्स में. सिडनी में वो बहुत प्यारा 167 उन्होंने मारा था, जिनके बारे में हमने बात भी कर चुके अपने पुराने पॉडकास्ट में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पिवटल उनकी लाइफ में नहीं हुआ था. और मुझे अच्छे से याद है, आई डोंट रिमेंबर हु रोट दैट, इफ शायद अजीत वाडेकर या मोहिंदर अमरनाथ ने पेपर आर्टिकल लिखा था आफ्टर मुंबई टेस्ट कि दिस गाय कैन बी देयर इन द टॉप इंडियन बैटर्स. कि मतलब जितना हम द्राविड सचिन और गांगुली को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी वहाँ होना चाहिए. जस्ट आफ्टर दैट मुंबई टेस्ट, आई क्लियरली रिमेंबर दैट आर्टिकल वाज आउट देयर. पर वैसे कुछ परफॉर्मेंस नहीं आई थी. एंड लक्ष्मण हैड अ सीरियस बैक इश्यूज इन दैट टेस्ट मैच, सीरियस बैक इश्यूज. ही वाज अबाउट टू skip that test match. Dravid was already ill. Dravid तो वायरल में खेले थे, तो उनको भी लगा कि दोबारा द्राविड के ऊपर. फिर पहले तो उन्होंने फील्डिंग की, क्लोज इन फील्डर थे तो इंपॉर्टेंट थे. फिर फर्स्ट इनिंग्स में भी शेन वॉर्न की अराउंड द विकेट बॉल पे वो बोल्ड हुए थे, तो लगा था कि यार ही इज जस्ट नॉट 100% देयर ऑल्सो. अदरवाइज ऐसी बॉल पे मतलब रफ में पड़ के टर्न होकर शेन वॉर्न की बॉल पे ऐसे पे बोल्ड नहीं होते द्राविड. और ये मतलब लगा कि दिस इज समथिंग नॉट गुड. अपनी हैदराबाद की टीम के लिए ना लक्ष्मण थ्रू आउट नंबर 3 पे खेल रहे हैं, थ्रू आउट. तो मतलब अगर उनसे कभी पूछा जाए कि आप किस पोजीशन पे खेलना चाहोगे, तो दैट वाज नंबर 3. बट हाउ वुड यू डिसलॉज अ लेजेंड लाइक राहुल द्रविड़ who was giving you results for almost 4 years and कोई फेलियर तो सेरा में आता ही नहीं था, उनका कुछ भी नहीं था. तो यहाँ जॉन राइट एंड गांगुली केम अप विद दिस प्लान कि यार आप अभी बड़ा प्यारा 50 करके आए हो, और ही वाज गिवन आउट रॉन्गली. मतलब उनके आई थिंक थाई, मतलब ये जो आर्म गार्ड पे लग के कैच आउट हुए थे वो, तो मुझे याद है. मतलब उन्होंने टेल के साथ उन्होंने 50-60 की पार्टनरशिप भी खींची थी. तो बोला कि यार आप जाओ, आप पैडअप होके, पैड मत उतारना, पैडअप होके बैठे रहो, क्योंकि अभी बैटिंग करके आए थे ना वो, कि आप ही जा रहे हो 1 डाउन. तो लक्ष्मण कहते हैं मैं अंदर से खुश कि दिस इज़ वेयर आई हैव बैटेड ऑल माई लाइफ, दिस इज समथिंग आई लव डूइंग इट. और मेरी बैक में पेन है, अब 59 करके आया हूँ. आई वॉज लाइक कोई बात नहीं यार, कर लेते हैं दोबारा. एंड दैट वॉज द पिवटल मूवमेंट. एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो वॉज लाइक कम्प्लीटली टेकन अ बैक कि क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया. और मतलब जब द्राविड केम इन टू बैट, तो ही वॉज फेमसली सेड कि नंबर 3, नंबर 6 नेक्स्ट टेस्ट मैच यूर सेटिंग आउट. एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड, दे बोथ क्रिएटेड
द मोमेंट फॉर द एजेस, द लेजेंडरी पार्टनरशिप विच चेंज्ड इंडियन क्रिकेट फॉर एवर. तो उसके बाद ना डर था हेडन का कि हेडन के लिए जिस तरह के वो फॉर्म में चल रहे थे, कोई भी टोटल छोटा पड़ जाएगा. तो डिक्लेरेशन भी थोड़ा लेट आया ऑन द फाइनल डे, 5th डे ऑफ द टेस्ट मैच. तो 73-74 ओवर्स ही मिले थे ऑस्ट्रेलिया को, एंड ऑस्ट्रेलिया वाज लाइक रेडी टू बैट इट आउट कि चल यार चेन्नई में पकड़ लेंगे इनको, क्या जाता है. तो यहाँ ऑलरेडी थक भी गए थे बॉलिंग कर करके एंड ऑल. तो 2 दिन तो आउट ही नहीं हुई थी इंडियन टीम. तो आप सोचो सेकेंड डे बैटिंग करनी शुरू हुए थे इंडियंस, 3rd 4th डे बैट करते रहे. तो मतलब बॉलर्स के लिए तो बहुत हैवी हो गया. उन्होंने सेकंड डे, 3rd डे, 4th डे और ऑलमोस्ट फर्स्ट डे में पहले 15-16 ओवर करके, मतलब 3 दिन से बॉलिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट. तो लाइक आराम से खेलते हैं. तो फर्स्ट सेशन में कोई विकेट नहीं आई थी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की उस सेशन में, क्योंकि 10-12 ओवर ही खेलने थे. सेकेंड सेशन में 3 विकेट्स आई थी, एंड एक बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे सीवॉक का कैच आया था. सीवॉक का कैच गांगुली से छूट गया था, हरभजन की बॉल पे आई थिंक हाथ में आके नीचे गिर गया. तो स्टीव जाते जाते तीर लगा के कहते हैं आई थिंक यू हैव ड्रॉप्ड द मैच हियर. अब लास्ट सेशन में 7 विकेट तो उड़ने से रही तुमसे, तो मैच तो ड्रॉ ही हो रहा है. तो ये बात टी से पहले हुई और ये गांगुली को चुभ गई यार कि तो कुछ है. ही सेड आई हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्या करूं. तो वो लेके आए अपना तुरुक का इक्का, सचिन रमेश तेंदुलकर एज अ बॉलर की. और बड़ा फेमस सा रील है, बहुत लोगों ने देखा होगा. वो सचिन को कहते हैं ऐसे करके वाला कि 1 ओवर दूंगा बस तुझे, आई जस्ट वांट टू ट्राई कि कुछ तो करके देखूं. और सचिन ने स्पेल में 3 विकेट निकाल दी. गिलक्रिस्ट, वॉन को तो इतनी प्यारी गुगली पे आउट किया था कि वॉन को समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या हो गया. हेडन तो उन्होंने वो 3 विकेट्स निकाल के पूरा मैच वहाँ पलट के रख दिया था. तो डिलेड टॉसेस थे, प्रमोशन ऑफ लक्ष्मण एंड नंबर 6 पे मतलब द्राविड लेके आना, बिकॉज समबडी सफरिंग फॉर वायरल, उसका टाइम भी तो रेस्ट के लिए देना था ना. एंड देन दिस मास्टर स्ट्रोक ऑफ ब्रिंगिंग इन सचिन, जिन्होंने एक्चुअली में गुगली पड़ी, उन्होंने गुगली पे ही वॉन को निकाला. दैट वाज लाइक ब्रिलियंट, मतलब ब्रिलियंट. एंड दैट वाज 1 विक्ट्री फॉर द एजेस. और वहाँ तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया. और ऐसा नहीं था उस सीरीज में सिर्फ यही कहानियाँ थी, उस सीरीज में और भी बहुत प्यारी प्यारी कहानी है. मतलब चेन्नई टेस्ट मैच में अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी इन इटसेल्फ है कि चेन्नई में क्या हुआ. इंडिया बोल्ड फर्स्ट एंड आई थिंक हेडन स्कोर्ड 100. तो 391 स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया ने, एंड इंडिया बैटेड रियली वेल. सचिन स्कोर्ड 100, ब्यूटीफुल 100, एंड एवरीबडी डिड वेल अराउंड हिम. आई थिंक लक्ष्मण की ब्यूटीफुल 60 आया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो वो नंबर 3 पे ही खेले ऑब्वियसली, मतलब वही था. इंडिया स्कोर्ड 501, तो इंडिया के पास 110 की लीड थी. अब ऑस्ट्रेलिया, वो विकेट क्रम्बल होनी शुरू हो गई थी. चेन्नई की विकेट लास्ट में बहुत टर्न होती है, अच्छी खासी टर्न होती है. सचिन का 136 याद, वो सब, वो तो व्हाट स्टार्ट हैपनिंग देयर. तो 4th डे के एंड पे ऑस्ट्रेलिया वाज 211 for 6 when Vaughan came into bat. And Vaughan was just padding up. वो पैड करके डे निकाल रहे थे. और दूसरी तरफ स्टीव और रन मार रहे थे. और उसके बाद गिलेस्पी भी आना था. गिलेस्पी उस सीजन में ऐसे थे कि वो अड़ जाते थे. ऑलरेडी ईडन गार्डन्स में भी वो 100+ की पार्टनरशिप करके आए थे सीवॉक के साथ. तो ऑस्ट्रेलिया जब वॉन आए तो 110 रन आगे थी. तो आई थिंक नहीं 100 रन समथिंग आ गई थी. और जब तक वॉन गए तो 241 for 6 हो गया था. और शेन वॉन खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 130 समथिंग रन आ गई थी. और उनको लग रहा था कि 150-160 तो इस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप के अगेंस्ट चीज करना औखा हो जाएगा. तो समथिंग हैज़ टू बी डन. अगर 200+ लीड होगी तो हम मैच ही हार जाएंगे. तो गांगुली ने क्या किया, हेलमेट नहीं पहनी और वो सिली पॉइंट पे खड़े हो गए और वॉन को अब्यूज करना शुरू कर दिया. सिली पॉइंट के बिना हेलमेट पे, क्योंकि उनको तो पैड ही कर रहा है, कौन सा रन मारेगा. और वैसे भी हरभजन इज एन ऑफ स्पिनर ना, तो बॉल करके अंदर आएगी. तो बैटर अगर मारने भी जाएगा ब्लडेड शॉट तो लेग पे मारेगा. तो वो सिली पॉइंट पे खड़े हो गए और उन्होंने तीर लगानी शुरू कर दी वॉन को. तो से तो पैड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, इस बॉल को पैड करके दिखा, ये वो, पूरा उनके मजे लेने लगे. और बीच में उन्होंने हरभजन को ये बोला कि तू आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करता रहे. जो उस दिन की लास्ट बॉल थी, लास्ट बॉल ऑफ 4th डे, वो स्ट्रेटर रन कर देना. तो शेन वॉन पैड करते रहे, ऑलरेडी इरिटेटेड है कि अरे बंदा पहले तो 5-5 मिनट लेट आता है टॉस पे, हमारी पूरी टीम को इसने नचा रखा है, पिछले टेस्ट मैच में भी हमारा मजाक उड़ गया, क्या चल रहा है. मतलब ही वॉज फ्लडेड विथ थॉट्स, ही वॉज ऑल मेस्ड अप.
लास्ट बॉल वो पैड करने गए, दैट वाज अ स्ट्रेटर वन, वो एलबीडब्ल्यू हो गई और अगले दिन आके इंडिया ने 3 विकेट्स उड़ा दी और इंडिया भी कोलैप्स हुई थी, पर हम 2 विकेट से वो टेस्ट मैच जीत गए एंड देन वी वॉन दैट लेजेंडरी सीरीज. तो मतलब वो जैसे विराट कोहली करते हैं कि वो तीली लगाते हैं या ही गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द ओपोजिशन, दिस इज व्हाट गांगुली यूज्ड टू डू. एंड बड़ी चीज क्या है, उस एरा में ना हम लोग ऐसे थे नहीं एज इंडियंस. वी वर लाइक वो टाई लगाने वाले, वेल मैनर्ड, ये वो समझ रहे हो मतलब. तो वे बिफोर दैट NatWest ट्रॉफी की टी शर्ट वाली कहानी, ये भी बड़ा अमेजिंग पिवटल सा मोमेंट है विच इज नॉट डिस्कस दैट मच इन इंडियन क्रिकेट फॉल्कलोर. जो मतलब दैट ऑल्सो एड्स अनदर चैप्टर टू आई वुड से द पर्सनालिटी ऑफ द लेजेंड सौरव गांगुली की. ऑस्ट्रेलियंस को स्लेज करना, उनकी स्किन के अंदर घुसना इतना ईजी नहीं है, बड़े थिक स्किन बंदे हैं ऑल. तो ये चीज इनके साथ करना एंड इतने पिवटल मोमेंट ऑफ द मैच में कि लास्ट बॉल ऑफ द डे एंड दिस हैपेंड. जहां विराट कोहली अंडर द स्किन जाते थे विद हिज ओन परफॉर्मेंस, नहीं फील्ड पे भी रहते हैं, फील्ड में तो रहते थे. आज की एरा में तो इंडियन पर्सनालिटी हमारी ऐसी बन गई है ना यार. बट गांगुली का वो टी शर्ट घुमाना, वो जवाब देना फ्रंट ऑफ, तो इंडिया कैसा कर सकता है तो हम यहाँ कर सकते हैं. और उसके पीछे भी कहानी है, मतलब उसके पीछे काउंटी की बहुत बैक स्टोरी है, चलो उसे किस दिन और बात करेंगे. तो दिस वॉज वन पिवटल मोमेंट. और वो कैप्टन जिसकी कैप्टनसी जाने वाली है, हु इज अगेंस्ट अ जगरनॉट जो सबको रौनती जा रही है, उनके अगेंस्ट ऐसे ब्रेव डिसीजंस लेना एट द पिवटल मोमेंट जहां पे यू कुड हैव गॉट सैक्ड. इंडियन क्रिकेट वॉज इन अ वेरी बैड शेप, एवरीबडी डाउटेड द इंटेंशंस ऑफ द प्लेयर्स. वहां पे इतना कुछ क्रिएट, सिनेमैटिक चीज क्रिएट करके देना, इट वाज वन स्टोरी फॉर द एजेस. मुझे अभी भी लगता है कि दैट बीजीटी ऑफ 2001 हैज नेवर बीन टोल्ड वेल ऑन टीवी येट. देयर इज अ पार्ट ऑफ इट, लेट्स सी, देखते हैं. थोड़ी थोड़ी चीजें हैं उसके बारे में जो बात हुई है, मतलब काय पोचे मूवी में हल्का सा एक वो डिस्कशन है उस टेस्ट मैच के अराउंड, बट जितनी लेयर्ड वो सीरीज थी ना, और जो द काइंड ऑफ पिवटल मोमेंट इट हैड इन इंडियन क्रिकेट, इट इज नॉट बीन डिस्कस्ड दैट मच. फिर उसके बाद ना चीजें चेंज हुई. उसके बाद हम इंग्लैंड गए. हम इंग्लैंड में उस सीरीज में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच हारे. लॉर्ड्स में जहां अजीत अगरकर ने वो करके दिखाया जो सचिन नहीं कर पाए. नो डाउट सचिन का लॉर्ड्स में भी 100 है. काउंटी में नहीं, एक डायना मेमोरियल चैरिटी मैच था 98 में, पर अच्छा मैच था वो. दोनों वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स खेले थे. MCC 11 और वर्ल्ड 11 का मैच था. वहाँ पे सचिन ने 125 ही स्कोर्ड. कुंबले ने उनको बोल्ड करके आउट किया था. 98 में हुआ था वो. कुंबले वॉज प्लेइंग फ्रॉम द अदर टीम. बहुत प्यारा इनिंग्स है वो भी, मतलब नेट पे आपको उसकी पक्का से इवन हाईलाइट्स भी मिल जाएंगी. तो 100 है उनका ऑलरेडी. होने बंद हो गए ना MCC 11 वर्ल्ड. अभी हुआ तो था सचिन के रिटायरमेंट के बाद भी 2014 में, जिसमें युवराज खेले थे. 2014 उसके बाद फिर लेजेंड लीग, ये लीग वो लीग, इतना कुछ तो होने लग गया यार. अब कहाँ मतलब होता है. टेस्ट मैच नहीं होता ना ये MCC 11. नहीं, वनडे था, टेस्ट नहीं था, वनडे था. तो हेडिंगली थर्ड टेस्ट मैच था. सेकंड टेस्ट मैच हमने जस्ट ड्रॉ किया था. हम उसमें जिसमें सहवाग ने फर्स्ट टाइम ओपन किया था, स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100. देन सेकेंड इनिंग्स में इंडिया की सचिन स्कोर्ड 92 ऑफ मे बी 100 बॉल्स और समथिंग, और उनको बोल्ड किया था एक वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर ने जिनका नाम माइकल वॉन है. माइकल वॉन ने वो फोटो अभी भी अपने रूम में लगा रखी है, पता है. अच्छा. हाँ, अभी मैं पीछे उनकी रील या कोई इंटरव्यू सुन रहा था बहुत पहले, आई थिंक 2-3 महीने हो गए शायद. तो पीछे उन्होंने कहा कि कौन सी फोटो, कहते दिस इज द सचिन डिसमिसल. सचिन को उन्होंने बोल्ड मारा था 92 में. उसमें गांगुली खुद 99 पे आउट हुए थे उस मैच में. एंड इंडिया मैनेज टू सेव द टेस्ट मैच. तो हेडिंगली में हम गए, हम 1-0 डाउन थे. तो हेडिंगली इज लाइक ग्रेवयार्ड फॉर एशियन टीम्स. खत्म. बाउंस, पेस, बड़ा कुछ होता है वहाँ पे. इंडिया के पास पेसर्स थे नहीं उस विकेट के हिसाब से. तो गांगुली सेड मैं तो स्पिनर के साथ जाऊंगा, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. तो कुंबले एंड हरभजन रिस्पेक्ट एंड टॉस हम जीते. ग्रीन विकेट, अनइवन बाउंस. क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप बॉलिंग लेना चाहोगे? हम बैटिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास तो स्पिनर्स हैं. तो हमें 5th डे ऑफ द टेस्ट मैच चाहिए, क्योंकि लास्ट में विकेट टूटनी शुरू होती है इंग्लैंड में 3rd, 4th, 5th डे पे जाकर तब अच्छी खासी टर्न होती है. तो हमें तो वहाँ यूज़ चाहिए उस विकेट का. कोई बात नहीं, हमारे ओपनर्स बैट करेंगे. सहवाग जल्दी निकल गए थे. फिर जो संजय बांगर हैं उस टाइम इंडिया के ओपनर थे, वो सहवाग के साथ उस सीरीज़ में, और राहुल द्रविड़ ने बहुत ब्रिलियंटली बैट आउट किया था. उन्होंने कोलैप्स ही नहीं होने दिया था. द्रविड़ आई थिंक स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 148 एंड देन सचिन केम 2 डाउन, ही स्कोर्ड 193. गांगुली केम 3 डाउन, ही स्कोर्ड 128. बुफे लगा दिया. और एक तो ऐसा हुआ था सेकंड डे पे, 3rd न्यू बॉल ली थी इंग्लैंड ने. 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 3rd न्यू बॉल ली
और लाइट खत्म हो चुकी थी, इट फेडेड अवे, लाइट थी नहीं उस टाइम, मतलब और उस टाइम फ्लड का सीन था भी नहीं इंग्लैंड में इतना. तो एम्पायर्स केम, और उस टाइम पे ना एम्पायर्स कॉल नहीं होती थी, बैट्समैन कॉल होती थी, वेदर यू वांट टू प्ले इन दिस और नॉट. दे न्यू कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, न्यू बॉल है, रन भी पड़ेंगे, पर उस बॉल लगने का डर भी तो होता है ना. और अच्छी खासी पेस थी और उनके पास भी, इंग्लैंड के पास भी. ऐसा तो नहीं था कि और अंधेरे में तो किसी की बॉल भी लग सकती है. 2 सेट बैटर सचिन एंड गांगुली वर देयर. दे सेड हम खेलेंगे, कि हम नहीं जाने वाले. एंड दे सेड कि टायर्ड इंग्लिश अटैक है, 2 सेकंड न्यू बॉल, मतलब 160 प्लस ओवर्स तो हो ही चुके हैं, अब बचा क्या है इनके पल्ले. 11 ओवरों में दोनों ने मिलके 96 रन मारे थे. सच अ डोमिनेंस आई हैव नेवर सीन. आई हैव सीन दैट मैच लाइव. मैं इमोशनल हो जाता हूँ. मतलब इतना कुत्तों की तरह किसी इंडियन बैटर ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा, कभी सेना कंट्री में जाके, और ना हेडिंगली विकेट विच इज लाइक गाबा और पर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर देम. 11 ओवर में 96 कुत्तों की तरह यार. मतलब उसमें एंडी कैडिक को तो ऐसे ऐसे छक्के हैं कि तेंदुलकर वॉक करते हुए छक्के मार रहे हैं स्ट्रेट के. मतलब इतना, मतलब ब्रिलियंट पिवटल मोमेंट है वो इंडियन क्रिकेट का. मतलब इट वाज लाइक पीक इंडियन क्रिकेट था वो. और उनको पता था कि तो एडवांटेज है, इतना लंबा रन कर दो कि हम तो इनिंग से हरा देंगे. और इंग्लैंड हारी इनिंग से. कुंबले और हरभजन ने मिलकर ली 11 विकेट्स, कुंबले ने ली 7 विकेट्स. तो ब्रेव कैप्टनसी यार. एंड ही कुड हैव बीन ऑन द फायरिंग लाइन ऑल्सो. चीज़ें ऑपोजिट साइड भी तो जा सकती थी स्टोरी. एंड जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंड कि इंडिया वहां से जीता, 1-1 हुआ टेस्ट मैच सीरीज, और हम इंग्लैंड में टेस्ट मैच सीरीज ड्रॉ करके आए. सेना कंट्रीज में हम रौंद के आते होते थे उस एरा में. एंड वहीं से चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई. एंड फिर ब्रिस्बेन में उनका इनिंग्स तो वी ऑल टॉक अबाउट, वो तो है ही है. दैट 144 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर पॉडकास्ट. बट दिस वाज लाइक, वो तो यार मेरे को रात भूल ही नहीं सकती. वो लेट, मतलब ऑब्वियसली सोचो अगर वहाँ बैड लाइट वाला मोमेंट था तो इंडिया में तो 11 साढ़े 10 टाइप से बज रहे थे. और वहाँ ऐसे मारना करना वाज लाइक, मतलब नेक्स्ट टू, मतलब इम्पॉसिबल. नहीं देखी थी इंडिया. आई थिंक 600 प्लस बहुत स्कोर किया था इंडिया ने. मतलब इनिंग्स डिफीट से हराया था यार. मतलब ये सोचो. एंड इंग्लैंड वाज लाइक कि एक हमारे घर में जो हमारा डेन है, जहाँ पे एशियन टीम्स को तो हम स्टीम रोल करते हैं, इनके पास तो पेसर्स भी नहीं है. मतलब पेसर्स सीरीज में कौन थे, नेहरा, गरकर, वो वाली बात तो थी नहीं किसी में भी. दे वर नॉट इन देयर पीक फॉर्म्स. तो जीता टेस्ट मैच, ब्रेव कॉल. तो स्पिनर्स खिलाना ऑन अ ग्रीन ट्रैक, बैट फर्स्ट करना, वो फेडिंग लाइट के अंदर एज अ बैटर रिस्क लेना. अनहर्ड ऑफ चीज़ें हैं वो. मतलब ब्रिलियंट चीज़ें हैं. दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट दीज पीपल. एंड ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर बहुत कुछ हुआ है. हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते 2002 का. हमने 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल देखा. देन वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वी डिड वेल देयर. वी वेंट टू पाकिस्तान, वी वॉन इन टेस्ट मैच, वी वॉन इन ओडीआई सीरीज. मतलब वो तो फिर एक लेगेसी सी ही बन गई ना कि हाँ अब हमें जीतना आता है. बिकॉज अगर आप इतनी, आपका एक कैप्टन इतना ब्रेव है, somebody who can take these things, can strategically bring in so many things on table, तो चीज़ें बदल ही जाती हैं. और आप ये समझो कि ब्रेव कैप्टनसी आज के टाइम पे इतनी रेयर होती जा रही है कि आईपीएल में वी आर नॉट सीइंग अ फाइट बिटवीन 2 ब्रेव कैप्टन्स कि 2 इक्वली ही ब्रेव थे. ऐसे लग रहा है एक ही ब्रेव था. तभी वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं. तभी वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं. तो वो जो ब्रेवनेस है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जब आप ओवर रिलायंस ऑन प्री मेडिटेटेड स्ट्रेटजीज पे आप कर देते हो कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा. ये मैचअप्स कौन लेके आया था क्रिकेट में ज़्यादा, पता है? कौन? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज इसने किया है वो ब्रैंडन मैकलम थे, जिन्होंने डेटा वाली गेम खेली है बहुत ज़्यादा. तो मतलब स्ट्रैटेजीज बहुत लोग लेके आए हैं. माइकल क्लार्क वाज अ ब्रिलियंट गाय, रिकी पॉन्टिंग वाज अ ब्रिलियंट गाय. माइकल क्लार्क तो स्ट्रैटेजी में रिकी पॉन्टिंग के भी बाप थे. अच्छा. Literally, very smart captain. Almost you can say legacy of मतलब जो स्मिथ में हम देखते हैं वो astuteness, वो काफ़ी हद तक माइकल क्लार्क से इंस्पायर्ड है. काफ़ी हद तक माइकल क्लार्क वाज अ जीनियस उस चीज़ में. वेरी स्मार्ट पर्सन. शेन वॉर्न जैसे हमने बात की है कि वो अंडर द स्किन घुसने वाले कैप्टन. रिकी पॉन्टिंग वैसे हैं. माइकल क्लार्क वाज स्ट्रैटेजिकली ब्रिलियंट. एंड स्टीव वॉ ऑल्सो, स्टीव स्मिथ for that matter. स्टीव स्मिथ काफ़ी हद तक उनसे इंस्पायर्ड है as far as माइकल क्लार्क is concerned. तो कैप्टनसी की बात करें अगर आगे तो धोनी की बड़ी सारी चीज़ें हैं यार. धोनी ने डेटा वेटा पे बहुत काम किया है. वो मैचअप्स एंड ऑल का बहुत ध्यान रखते हैं. आपने वैसे एक मेंशन वकारियोनिस का भी करा हुआ है. हाँ, वो भी सौरव गांगुली 2003 वर्ल्ड कप की मैं बात सोच रहा था पहले करने की. बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज है. मैच देखा है वो वाला सचिन का 98? हाँ 71. उसमें याद है पहले 5 ओवर में इंडिया के 53 रन हो गए थे. देन
वकार यूनिस अपने आप को ले आए थे और फिर वो कवर्स में आई थिंक अफरीदी ने कैच किया था सहवाग को, देन गांगुली केम इन एट 1 डाउन, तो वकार प्लेड अ माइंड गेम विद दैट गाय, क्योंकि वकार न्यू किया गांगुली इज लाइक वो एज अ प्लेयर गिफ्टेड थे, पर उससे ज़्यादा वो दिमाग बहुत सही चलाते थे। तो वकार ने क्या किया, एक स्लिप लगा दी, पहले लगाई हुई थी, बॉलिंग रनअप पे गए, बॉल करने से पहले फिर वापस आ गए और एक और स्लिप ऐड कर दी, इनफैक्ट 2 स्लिप ऐड कर दिया। अब उसका भी आप रिप्ले देखोगे ना इसका डिसमिसल का गांगुली के, तो 3 स्लिप्स लगी हुई हैं वहाँ पे, तो उन्होंने हटा के 3 स्लिप्स लगा दी। जब आप 3 स्लिप्स लगाते हो तब क्या एक्सपेक्ट करते हो, बॉल कहाँ आएगी, अंदर आएगी बाहर निकलेगी आपके उनके लिए तो बाहर ही जाएगी गांगुली के लिए, तो आप एक्सपेक्ट करोगे बॉल बाहर जाएगी। तो गांगुली वाज एक्सपेक्टिंग की, और ही डिड इट इंटेंशनली कि रनअप पे जाके वापस आने का रीजन क्या था कि गांगुली नोटिस करने के, देखो मैं ये कर रहा हूं, हाँ, अगर उनके आने से पहले लगी होती तो बैटर करीबन नहीं भी ध्यान देता, नोटिस कराया कि मैं एक्स्ट्रा स्लिप डाल रहा हूं तेरे लिए, इसका मतलब उन्होंने फिर मिडल एंड ऑफ पे बॉल रखी और लेके अंदर ले आए। अगर आप देखोगे उस डिसमिसल में गांगुली वाज लेट ऑन दैट बॉल, बिकॉज मेंटली वो क्या सोच रहे थे, कि बाहर निकलेगी एंड तो जो हम ये ब्लफ बोलते हैं कि जो बॉलर्स ब्लफ करते हैं, तो कब से जनरली हम शॉर्ट बॉल के साथ देखते हैं कि फील्डर पीछे लगा के यॉर्कर कर दी या आगे करा दी, तो कोई वो डिसमिसल अगर देखेगा तो वो गांगुली लेट थे उसमें लेट थे और वो एलबीडब्ल्यू हो गए, नो डाउट थोड़ी हाई लगी थी, वो तो चलो कंट्रोवर्शियल एंड ऑल, पर गांगुली बीइंग द गांगुली वो ऐसा नहीं तो स्विच ऑफ हो गया उससे कि ये कितना बड़े मैच में डक में निकल गया। द टाइम ही वाज वॉकिंग बैक ही काइंड ऑफ सिग्नल टू ड्रेसिंग रूम कि अब कैफ भेजो, द्राविड नहीं आना चाहिए, कि द्राविड आके थोड़ा फंस जाते हैं तो मोमेंटम खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी 10 की रन रेट से चल रहे हैं, द्राविड टेक्स हिज टाइम, ऑलरेडी तीनों फास्ट बॉलर्स को तेंदुलकर कुत्तों की तरह मार रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्पिन जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो युवराज कैन बी लिटिल वनरेबल अगेंस्ट स्पिन, तो 2 विकेट्स उड़ गई, यहाँ की तीसरी जल्दी उड़ जाएगी तो फिर हम मैच में बहुत पीछे हो जाएंगे कि हम कोलैप्स नहीं देख सकते, तो कैफ भेजो कि वो बंदा प्रोएक्टिव है। और कैफ अभी नॉर्थवेस्ट जिता के आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करके आए थे, तो वो पता था, तो अगर आपने उस इनिंग्स में देखा हो 2 विकेट पे नंबर 4 पे कैफ वॉक इन करे थे उस मैच में, तो जाते जाते ही सेड कि भाई अब ये हो गया इनका, फास्ट बॉलर्स आर डन, तेंदुलकर अलग मूड में है, मार रहा है, अब ये फास्ट बॉलर्स हटेंगे। अख्तर ने तो कह ही दिया था पहले ओवर के बाद, मुझसे तो बॉल ही नहीं हो रही थी, मैं तो कहा था वसीम का मेरे से बॉल नहीं हो रही, तो अब ये स्पिनर्स आएंगे एंड देन कैफ कैन टेक, एक और रीजन भी था ना, कैफ वाज वेरी क्विक बिटवीन द विकेट्स, तो डबल सिंगल लेके तेंदुलकर को स्ट्राइक पे रखता रहेगा और फिर तेंदुलकर मारता रहेगा, तो जाते जाते ही सिग्नल टू द ड्रेसिंग रूम की आप सोचो कि एक बंदा स्विच ऑफ, मतलब दैट क्लियरली शोज द लीडर ही इज, कि मतलब उनका दिमाग एज अ प्लेयर नहीं इतना चल रहा होता जितना एज अ कैप्टन चल रहा था। ही फेल्ट लाइक इट्स अ टैक्टिकल बैटल। उस वर्ल्ड कप में उनके 300 हैं गांगुली, हाँ 2003 वर्ल्ड कप में 300 थी गांगुली की, मतलब हम सचिन की बात करते हैं, गांगुली का तो सेमीफाइनल में भी तो 100 था कीनिया के अगेंस्ट, उससे पहले सुपर 6 स्टेज में हम फंस गए थे, तब उन्होंने 100 मारा था कीनिया के अगेंस्ट, एक 100 और था, 300 थे उस सीरीज में उनके भी, तो कीनिया इतनी भी बुरी नहीं होती थी। ओह यार उसमें संदीप पाटिल तो उनके कोच थे, वो तो सेमीफाइनल तक खींच के ले तो गए थे उनको। अच्छा संदीप पाटिल थे, हाँ उस टाइम संदीप पाटिल उनके कोच थे, काफी सेलिब्रेटेड। मदन लाल ने भी कोचिंग की है उनकी कुछ टाइम के लिए, अंशुमन गायकवाड़ ने भी किया, मदन लाल ने अंशुमन गायकवाड़ ने भी की है, तो कीनिया खत्म है, तो बात ही अलग हो गई। तो फिर हम अब मॉडर्न कैप्टन्स की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं। धोनी की जब बात करते हैं तो उनकी कैप्टनसी में एक बहुत ब्रिलियंट मोमेंट था बॉल आउट पाकिस्तान के अगेंस्ट, बड़ा कम डिस्कस्ड है, एंड ही रेड द रूल्स कि अगर सुपर ओवर होगा तो क्या होगा, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू मेक श्योर कि आफ्टर एवरी प्रैक्टिस हर किसी को 10 बॉलें फेंकनी होती थी। अच्छा, और अगर कोई उसकी वीडियो क्लिपिंग देखे ना उस पर्टिकुलर मैच की, उस पर्टिकुलर बॉल आउट की, धोनी ट्रेडिशनल विकेट कीपर पोजीशन में नहीं खड़े, स्टंप्स के पीछे खड़े थे ताकि विकेट पे बॉल मारे। देन ही नोटिस कि उथप्पा सबसे ज्यादा बॉल हिट करता है, इसलिए बॉल आउट में 3 बंदे कौन आए थे, हरभजन, सहवाग एंड उथप्पा, उनकी तरफ से 3 बॉलर्स आए थे, फास्ट बॉलर्स, और वो हिट ही नहीं कर पाए थे। आई थिंक अफरीदी भी थे शायद, तो किसी की भी नहीं लगी थी, इंडिया के तीनों की लगी थी, और वो उथप्पा का कैप उतार के वाला सेलिब्रेशन तो सबको ही पता है, याद है, पर देखो ही न्यू, अदरवाइज अदर टीम्स आर नॉट इवन अवेयर ऑफ सच अ रूल। मेरे को याद है, मेरे शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर हरभजन ने तो टॉप ऑफ स्टंप मारी थी, मतलब बॉल उसकी, तो जो मेरे को याद है, मेरे को जब लगी, वो उसकी स्पिन करके बाउंस होके लगी, हाँ मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है यार,
थोड़ा सा तो आगे करा देता बंदा बॉल कि भाई आराम से भेज, जैसे वो थप्पा और आई गेस सहवाग की क्लियर थी लगेगी स्टंप पे, उसने टॉप ऑफ स्टंप मतलब जैसे विकेट टेकिंग बॉल ही कराई थी रियल लाइफ में भी। वो यार मसल मेमोरी बिल्ड हुई होती है ना उसके अराउंड। तो धोनी का तो ये बहुत ब्रिलियंट मोमेंट है, बहुत है यार उनके तो भर भर के मोमेंट्स हैं उनके, तो आप गिनते थक जाओगे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स अपने आप में इतना बड़ा अमेजिंग चीज़ है। अब वो देखो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया स्कोर्ड अ वेरी आई थिंक मिडलिस्ट था टोटल था इंडिया का, आई थिंक 126 127 मारे थे इंडिया ने 20 ओवर्स में, एंड लास्ट 3 ओवर 28 रन पड़े हैं और मॉर्गन और बुपारा मार रहे हैं कुत्तों की तरह। कहाँ से वापस लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे वो भी, मतलब। और उसमें आपके पास उमेश यादव 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, आपके पास अश्विन 3 ओवर 6 रन 1 विकेट, आपके पास जडेजा 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, और जडेजा पिछला ओवर ही करके चुके थे अभी। और इवन भुवी का 1 ओवर भी पड़ा था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, भुवी ने 3 ओवर 19 रन दिए थे, 1 ओवर उनका भी पड़ा था। 3 ओवर 27 ईशान वाज लुकिंग क्लूलेस। और अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? उन्होंने ईशान शर्मा को बॉलिंग क्यों दी? बिकॉज वो इनटू द विकेट फंसने वाली बॉल करते थे। वो भुवी की स्ट्रेंथ नहीं थी, वो उमेश की आज भी स्ट्रेंथ नहीं है। उमेश ज्यादा पेसी अब बॉल करते हैं, खुद स्किडी है, खुद MS धोनी ने 25-26 रन उनके अगेंस्ट चेस किए हुए हैं। वो RCB वर्सेस CSK एक मैच तो बड़ा फेमस ही है जिसमें वो लास्ट में रन आउट हो गए थे। आई थिंक पार्थिव पटेल रन आउट हुए थे, कौन हुआ था फिर? नहीं पार्थिव नहीं, शार्दुल हुए थे शायद, शार्दुल हुए थे। उसमें तो धोनी ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। तो ये काफी बार हुआ है उमेश के साथ। तो ही न्यू कि यार ये फंसी हुई बॉल करेगा, और आया छक्का पड़ गया, फिर 2 वाइड्स पड़ गई। सब कहते हैं पागल है धोनी, करके आ रहा है, 15 बॉल 20 रन चाहिए। फिर उन्होंने वो फंसी हुई बॉल की, मॉर्गन आउटसाइड ऑफ द मॉर्गन मारने गए, फंस गए। तो क्योंकि ईशान शर्मा की उस टाइम पे खासियत क्या थी, जहां धोनी भैया बोलते थे वहीं टप्पा पड़ता था। और अगली बॉल बाउंसर बुपारा मारने के, वो फंस गए। नो टाइम इंग्लैंड स्टार्टेड पैनिकिंग, एंड फिर अगला ओवर आप किसे दोगे ऐसी सिचुएशन में? पेसर को। इन्होंने कहा नहीं, स्पिनर जडेजा, वो 1 ओवर 4 रन 2 विकेट्स, पूरा मैच ही वहां खत्म कर दिया। लास्ट ओवर आई थिंक 15 रन डिफेंड करने थे अश्विन को, वहां उनको शायद 9 रन पड़े थे और इंडिया 6 रन से जीत गया था। लास्ट बॉल पे 6 चाहिए था, 6 या 5 रन चाहिए थे। और वो मतलब आप सोचो कि मतलब वो प्रोएक्टिव कैप्टनसी, मतलब आपका फाइनल्स ऑन द लाइन है, टू ब्रिंग इन दीज थिंग्स। जब अपनी बॉलर्स की वो माइन्यूटनेस समझना, एंगल्स की सेंस समझना, वो तो उस बंदे का यार फिर हम सब क्या ही बात करें। मतलब कितनी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। मतलब आई थिंक RP सिंह बोलते हैं फाइनल्स में, आई थिंक हमीद थे, नहीं आई डोंट रिमेंबर, शायद इमरान नज़ीर नहीं थे, क्योंकि और बैटर ही थे पाकिस्तान के, और वो स्लिप थोड़ी वाइड लगा रखी थी। तो RP सिंह वाज लाइक यार ये क्या किया, यहाँ तो कैच आना ही नहीं। अगली बॉल पे वो कैच आउट हो गया वहाँ पे। तो ही न्यू कि इस विकेट पे इतनी पेस पे ऐसे एडजस्ट जाएंगे। तो एंगल्स की समझ तो यार उनसे ऊपर किसी को क्या ही है। मतलब वो चेंजेस, एंगल्स, प्लस वो जो होता है ना कि ही अंडरस्टैंड्स कि वो गेम को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं कि आगे होना क्या, मैं उस हिसाब से गेम को चलाऊं। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स उनकी लाइफ में तो यार मतलब कमी नहीं है। 2014 में 2 ऐसे मोमेंट्स हैं जो मुझे लगता है बहुत बड़े मोमेंट्स हैं। फर्स्ट आई थिंक वुड बी दैट लॉर्ड्स टेस्ट, ईशान शर्मा को बाउंसर 7 विकेट ली थी ईशान शर्मा ने, और लगाते सीरीज खुल गई। पर ईशान शर्मा उस सीरीज के बाद इंजर्ड हो गए, उस मैच के बाद इंजर्ड हो गए थे और आई नहीं थे वापस अगले टेस्ट मैच में। और ये धोनी की प्रॉब्लम एक और ये भी रहती थी एज ए कैप्टन कि वो इतने वेल सेट प्लान के साथ जाते थे कि अगर उस मशीनरी का एक पुर्जा गिर गया तो फिर वहाँ प्लान B C नहीं सोचते थे। सर क्लासिकल एग्जाम्पल ना 2011 का इंग्लैंड टूर है। हम उस टूर में वर्ल्ड कप के बाद इतने हाई ऑन कॉन्फिडेंस दैट वी वर एक्सपेक्टेड टू स्टीम रोल। मुझे पता है कि स्टार स्पोर्ट्स ने ना सीरीज चलाई थी, एक बड़े अनोइंग सी ब्रिटिश लेडी है, वो जा के सब सुपर मार्केट्स में सब इंडियंस को तंग कर रही है। बाद में सेकंड टेस्ट में उन्होंने बंदी कर दी, कहते हैं क्या खेल रहे हैं, क्या फ़ायदा। तो हुआ क्या, फर्स्ट सेशन में जहीर खान ब्रोक डाउन, उन्हें 1-2 विकेट्स ली भी थी पर ही ब्रोक डाउन, नहीं पता कि मेरे पास तो ऐसा कोई बॉलर ही नहीं है। और तो वो स्विच ऑफ ही हो गया कि ये तो बाहर ही रहे हैं, फ़ायदा नहीं सीरीज़ में कुछ करने का। तो हर्षा भुगला की मैंने एक बार कमेंट सुना था कि वो कहते हैं कि अगर वहीं पे विराट कोहली होते ना उस सीरीज़ में तो वो लड़ फड़ के जैसे मर्जी, मैं नहीं कहता हूँ सीरीज़ जीतते, पर एक अदर टेस्ट मैच निकाल लाते। ये उनकी डिफरेंस थी कहानी की कि धोनी की यूज टू कम अप विद एक कि ये मेरा परसेंटेज गेम है, अगर मेरी परसेंटेज इधर से इधर होगी ना मैं फाइट नहीं मारूंगा। जैसे वो जो हम CSK में भी देखते हैं कि वो फिर मैं अब रन रेट का ही देखूंगा, मैच हो ही नहीं सकता इसमें। मतलब वो उनकी वैसी गेम भी रही है। 2014 में उनका जो लास्ट टेस्ट मैच था जिसमें उन्होंने फिर अल्टीमेटली रिटायरमेंट ले ली थी, उसमें स्टीव स्मिथ एट दैट एरा वाज डिफरेंट बीस्ट। मेलबर्न में टेस्ट मैच था तीसरा, स्टीव स्मिथ ने उस सीरीज में कुत्तों की तरह मारा था इंडिया को। फर्स्ट इनिंग्स 192 ही स्कोर्ड। तो 192 के बाद
सेकेंड इनिंग्स में ना उन्होंने लेग स्लिप लगा रखी थी एंड एवरीबडी वाज लाइक कि यार ये क्या है, ये मतलब आप क्रिक इन्फो पे जाना, वो कमेंट्री पढ़ना, तो उसमें लोगों ने आके काफ़ी बैशिंग की है कि ये क्या है, लेग स्लिप क्यों लगा रखी है, क्या है। कमेंटेटर भी बोल रहे हैं कि वो शायद ना लास्ट ईयर भी एक लेग स्लिप लगाई थी, आई थिंक ग्राम स्मिथ के अगेंस्ट, वो आउट होते होते बच गए थे, तो इसलिए ऐसे। और अगली बॉल पे उमेश यादव लेग स्टैम्प के बॉल करते हैं और स्टीव स्मिथ आउट 14 पे, और टेस्ट मैच बन गया था इंडिया का। वो तो इंडिया ड्रॉ कर गई थी, बट और लेग स्लिप का कॉन्सेप्ट तो कितना कॉमन हो गया अब तो स्टीव स्मिथ की वो वीकनेस बनाई है इंडिया ने, मतलब 21 की बीजीटी उस पर जीती है लेग स्लिप थ्योरी पे। थोड़ा सोचो, उस एरा में उन्हें सोच के चले गए थे वो। ये चीज़ें कंटिन्यू भी हुई हैं आगे यार, ऐसा नहीं है कि अब स्ट्रैटेजीज नहीं है। विराट की रही हैं, रोहित की रही हैं। रोहित का 2024 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान मैच, एक वो वाला मैच तो आपने डिस्कस ही नहीं करा, लॉर्ड्स वाला। नहीं वो तो शॉर्ट बॉल थ्योरी, वही कह रहा था, 7 विकेट ली, शॉर्ट बॉल कर करके उन्होंने आउट किया, वही चलो। पर उस मैच में था तो बहुत कुछ वैसे, बहुत कुछ है तो यार, मैं वही कह रहा हूँ, एक जो एलेस्टर कुक की विकेट ली थी, इसके ऊपर एक सेकंड सीरीज बनाते हैं जिसमें इंडियन कैप्टन्स को भी, और ये या जो लास्ट 20 इयर्स ऑफ कैप्टन्स है इनको भी डिस्कस करते हैं। वो मुझे लगता है उनके भी बहुत कंटेंट है हमारे पास, उन्हें ऐड करेंगे तो 1-1.5 घंटा तो मिनिमम उनके ऊपर ही चला जाएगा। तो मतलब है, पार्ट 2 बनाते हैं, इसका नाम ही यही होता है, एवोल्यूशन ऑफ कैप्टनसी पार्ट 2। ठीक है, अगला ही बना लेते हैं। आई गेस वो ज़्यादा सेंस बनेगी। हाँ, अगले वेडनेसडे ही ले आते हैं, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है ये जो टेक्टिकल जीनियसेस जो थे, अभी इतने सारे कैप्टन, जैसे माइकल क्लार्क की बात हो रही है, हमने मॉडर्न कैप्टन्स तो डिस्कस ही नहीं किया ना। मॉडर्न कैप्टन्स पे तो हम आए नहीं, अभी तक हम धोनी पे हैं। तो यार मैं 2024 वर्ल्ड कप में इतनी बारीकियां हैं रोहित की कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की, किस तरह से यूज़ की, उन्होंने आईपीएल में क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं, फाइनल्स में वो मैचअप्स कैसे किए हैं, परसेंटेज गेम्स कैसे खेलनी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने, जो हमें पता ही है कि रिजवान के अगेंस्ट उन्होंने वो प्लॉय यूज़ किया, स्मिथ के अगेंस्ट प्लॉय यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, उसके पीछे की कहानी क्या थी, मतलब इतनी सारी बारीकियां हैं। मतलब और अभी मैं कह रहा हूँ उसके अलावा फिर अभी माइकल क्लार्क रहते हैं अभी यार, स्टीव स्मिथ, माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, अगर आप चाहो तो स्टीव वॉ, उनकी भी कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। फिर एमएस धोनी अपने आप में एक बहुत बड़ी लेगेसी रखते हैं। फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब उसमें ग्रेम स्मिथ भी आ जाते हैं उस कैटेगरी में, ही इज इयॉन मॉर्गन। फिर व्हाट ही डिड इन वाइट बॉल क्रिकेट, उनकी वहाँ इतनी ब्रिलियंट लेगेसी है वाइट बॉल क्रिकेट में। बहुत है यार, कैप्टन्स तो इतने सारे। लग रहा है ये वैसे पूरी सीरीज के तो 3 या 4 एपिसोड तो एटलीस्ट एक पार्ट 2 ये डिजर्व करते। तो मेरे को लगता है कि इसका हम पार्ट 2 करते हैं, बिकॉज अदरवाइज अगर हम यहाँ पे सिर्फ विराट और रोहित शर्मा को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके इसको 2 घंटे का पॉडकास्ट बना के खत्म कर दें, वो मुझे लग रहा है वो वोंट बी मतलब जस्टिफाइड। मेरे हिसाब से हम आराम से इस अगले पार्ट को भी 1.5-2 घंटे का बना सकते हो, क्योंकि कैप्टनसी में इतनी चीज़ें, अभी तुमने पीछे की भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं कि 3-3.5 घंटे का कंटेंट तो कहीं नहीं गया, मतलब इतना चीज़ें हैं। ऐसे है ना, ये वाला भी डालते हैं एंड अपने मेंबर से पूछते हैं कि अगर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भी कंटेंट तो बहुत सारा सर ने अभी बीच बीच में भी बोला कि चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमने विराट, रोहित, इनके बारे में भी बात करनी है। एट द सेम टाइम अभी बहुत सारे कैप्टन हमने और भी पुराने भी अभी थोड़े से मिस करे हैं। हाँ, एलन बॉर्डर, हाँ, उनकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कहानी है कि हाउ ही रिवाइव्ड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वंस दे वर लाइक कंप्लीटली डोलड्रम्स में थे। एशेस की बहुत सारी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, बहुत सारी, मतलब आई एम वेरी श्योर आवर ऑडियंस विल लव इट। तो मुझे यही था कि आज पार्ट 2 करना पड़ेगा। एक्चुअली रीजन क्या है ना, वी डोंट स्ट्रक्चर आवर डिस्कशन, ताकि बच्चों को थोड़ा वो आयरल एक्सपीरियंस रहे, कि इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहे। तो कई बार वो डिस्कशन में पता चलता है कि हाँ ये आराम से 4-5 घंटे का कंटेंट भी हो सकता है, तो फिर वही सारी चीजें आती हैं। तो आई थिंक सर करते हैं इसका पार्ट 2, मतलब नेक्स्ट वीक इसका पार्ट 2 मेरे हिसाब से तो सेंस बनती है। बाकी ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें, पर इसके अलावा और भी बहुत सारे हमने सचिन की बहुत बारीकियां डिस्कस नहीं की। उनकी कैप्टनसी में भी बहुत ब्रिलियंट चीजें हैं, बहुत ब्रिलियंट चीजें जो लोगों को ज्यादा पता नहीं होंगी। सही तो ना, मेरे को लग रहा है 3 पार्ट वाला है ये। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में कितना कवर कर पाते हैं। चलो ठीक, लेट्स सी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। वी रियली होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ये ओवर द पॉडकास्ट ही वी हैव डिसाइडेड कि
इट डिजर्व सेकंड पार्ट, बट डेफिनेटली बाकी आप लोग बता सकते हैं. हम तो जो इस जितना हमने सोच रखा था उसको अलग से एज अ बोनस कंटेंट भी डाल देंगे, तो सो दैट कि आपको लगे कि हाँ पॉडकास्ट कंप्लीट हुआ है. पर बोनस कंटेंट भी मुझे लग रहा है अभी आधे पौने घंटे का, तो वो भी नहीं, जाएगा. अगर सर आईपीएल स्टोरीज इंक्लूड करें तो 1 घंटा हो जाए. या आईपीएल के लिए एक डेडिकेटेड अलग कर लेंगे. थर्ड पार्ट मे बी. Third लेट्स part सी for व्हाट IPL. व्हाट आवर ऑडियंस सेज. वैसे Definitely. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. वी रियली होप कि आपको जो ये रिसर्च है वो पसंद आई होगी. एंड बाकी हमें फीडबैक जरूर देते रहिएगा, हम कहाँ पे सही हैं कहाँ पे गलत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.